बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 6 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ ईच अरिथमेटिक सीक्वेंस। हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस गिवन होगा, उसमें आपने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है और नेक्स्ट टू टर्म्स भी फाइंड आउट करनी होगी। जैसे पार्ट नंबर 1 देखें, 9, 16, 23 अप टू सो ऑन, ये चलता जा रहा है। तो ये एक आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो यहाँ पे नोट कर लें कि अरिथमेटिक सीक्वेंस में जो टर्म्स के बिटवीन डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है तो a1 इज इक्वल टू 9, ये हमारे पास सेकंड टर्म है तो a2 इज इक्वल टू 16। अब कॉमन डिफरेंस निकालें यहाँ पे, तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी, इसको डी से शो करेंगे। a2 माइनस a1 मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो a2 माइनस a1 लिख देंगे। ठीक है, वैल्यूज पुट करें। सेकंड टर्म में जी 16 पुट कर दें, माइनस a1 क्या है 9, तो 16 माइनस 9 7 आ जाएगा। तो डिफरेंस क्या आ गया बेटे, 7 आ गया। इसी तरह से अब आप थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे तब भी डिफरेंस क्या रहेगा, 7। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि जब भी अरिथमेटिक सीक्वेंस गिवन होगा तो टर्म्स के बिटवीन जो डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा। ये बात जहन में रखिएगा, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। अब हमें चाहिए नेक्स्ट टू टर्म्स। कॉमन डिफरेंस तो आ गया, नेक्स्ट टू टर्म्स भी हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, नंबर 4 और नंबर 5 वाली टर्म्स भी हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए एक जनरल फार्मूला पहले बेटे आप याद रख लें। ये है जी जनरल फार्मूला, इसको आपने लाजमी याद रखना है। पूरी एक्सरसाइज इसी से सॉल्व होगी। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला आपने याद रखना है। अब देखें हमें नंबर 4 वाली टर्म चाहिए ना, तो n की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 4 पुट कर देंगे। तो n इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे n नजर आ रहा है 4 पुट कर दें, यहाँ पे n है 4 पुट कर दें। ठीक है बेटे, तो a4 इज इक्वल टू a1 कितना है आपके पास फर्स्ट टर्म 9 प्लस 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। डिफरेंस हम निकाल चुके हैं 7 है, तो ये 7 पुट कर दें। तो 7 3 दा 21 हो जाएगा, 21 को 9 में ऐड करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो ये नंबर 4 वाली टर्म आ गई 30। अब एक और टर्म भी उसने नेक्स्ट टू टर्म्स कही थी ना, तो नंबर 4 वाली आ गई है। नंबर 5 वाली टर्म हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a5 यानी कि इसी रिलेशन में जहां पे आपको n दिख रहा है वहां पे आप 5 पुट कर देंगे, तो n इज इक्वल टू 5। सही है, तो यहाँ 5 आ गया। आगे a1 पहली टर्म 9 है, प्लस n की जगह 5 पुट कर दें, माइनस 1 इंटू डी की जगह 7 आ जाएगा। ठीक है, तो a5 इज इक्वल टू 9 प्लस 5 माइनस 1 4 आ जाएगा। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करके 9 ऐड कर दें तो आपके पास क्या आ जाता है 37। तो ये आपके पास फिफ्थ वाली टर्म आ गई, a5 इज इक्वल टू 37। अब आप इनको इस तरह से लिख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास आया है 7, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म आई है 30 और 37। तो ये आपके पास आंसर होगा। अब इसका सेकंड पार्ट, ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस गिवन है, इसमें भी आपने कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। एज वी नो दैट ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है a1 इज इक्वल टू 5, ये हमारी सेकंड टर्म है तो a2 इज इक्वल टू 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। ठीक है बेटे, अब कॉमन डिफरेंस निकालना है, उसको d से शो करते हैं। d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। सेकंड टर्म क्या है हमारे पास 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, तो वो पुट कर दें, माइनस a1 फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 5, तो 5 पुट कर दें। अब ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 5 है, कैंसिल हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया स्क्वायर रूट 2। अब इसी तरह से थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करें तब भी डिफरेंस यही रहेगा। क्लियर है जी। अब हमें नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड आउट करनी है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर 4 और नंबर 5 वाली टर्म फाइंड आउट करनी है। तो जनरल फार्मूला भी आपको याद कराया है, ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे आप पुट कर दें जी n इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ n की जगह 4 आ जाएगा। d हमारे पास कितना आया स्क्वायर रूट 2 और a1 फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 5। इस तरह पुटिंग करें, सॉल्व करें, ये आपके पास आंसर आ जाता है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन गई ना स्क्वायर रूट 2 में, देखें यहाँ पे, तो इसका मतलब आगे इसको सॉल्व ना करें, बस यही आपके पास क्या है नेक्स्ट टर्म है, यही वैल्यू रहेगी। उसके बाद दोबारा n इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे लिख देते हैं n इज इक्वल टू 5। तो जनरल फार्मूला हमारे पास यही है ना, a n इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बस फिर n की जगह 5 पुट कर दें, यहाँ n है 5 पुट कर दें, d की जगह स्क्वायर रूट 2 और फर्स्ट टर्म क्या है 5। इस तरह पुटिंग करें, सॉल्व करें, ये आपके पास आंसर आ जाता है। तो ये आपके पास है a5 आ गया जी, 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। तो अब इस तरह से आप इसको एक ही लाइन में लिख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस आया है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 और नेक्स्ट टर्म ये है और उससे नेक्स्ट वाली टर्म ये है। तो इस तरह आपके पास ये आंसर होगा। अब जी क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच अरिथमेटिक सीक्वेंस, राइट द गिवन इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके मुताबिक आपने फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो ये देखें जी, पार्ट नंबर 1 में a1 हमें फर्स्ट टर्म दी गई है 2 और डिफरेंस दिया गया 13, यानी कि जो भी सीक्वेंस होगा उसमें टर्म्स के बिटवीन जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 13, और फर्स्ट टर्म उसने बता दिया 2 है।
तो अब आपको फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो पहली तो है पड़ी, इसका मतलब दूसरी और तीसरी टर्म आपने फाइंड आउट करनी है। तो जनरल फार्मूला भी आपको याद कराए, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसमें बेटे एन की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, तो एन इज इक्वल टू 2 सेकेंड टर्म आ जाएगी ना। तो ये देखें एन की जगह 2, यहाँ ए वन फर्स्ट टर्म उसने बता दी है 2 पुट कर दें, एन की जगह 2 माइनस वन, डी डिफरेंस उसने बता दिया 13 है, 13 पुट कर दें। अब देखें 2 प्लस 2 माइनस 1 1 रहेगा, 13 को 1 से मल्टीप्लाई 13 ही रहेगा, 13 प्लस 2 कितना हो जाएगा 15। तो A2 क्या आ गया बेटे 15 आ गया, इसका मतलब सेकंड टर्म क्या है 15। उसके बाद अब यहीं से आप अंदाजा लगा लें, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे वही डिफरेंस 13 आएगा, 15 माइनस 2 कितना आएगा 13 ही आएगा, ठीक है। अब डेफिनेशन से थर्ड वाली टर्म आपको फाइंड आउट करनी है, तो इसी फार्मूले के अंदर आपको जहां पे n दिख रहा है वहां पे 3 पुट कर दें, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, इस n की जगह भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और d आपको पता है 13 है और a1 फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, पुटिंग कर दें, इस तरह से आपके पास आंसर आ जाता है 28। तो ये आपके पास है थर्ड वाली टर्म आ गई। तो अब हमने यहाँ पे लिख देना है कि फर्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन सी हैं बेटे, पहली उसने दे रखी थी 2, सेकंड हमने फाइंड आउट की 15 और थर्ड वाली हमने फाइंड आउट की 28। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, अब सेकंड पार्ट में हमारे पास जो फर्स्ट टर्म दी गई है वो क्या है 12, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस कितना दिया गया माइनस का 13। तो कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पे फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। तो पहले जनरल फार्मूला लिखें, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस इंटू एन माइनस वन डी, सही है। अब यहाँ जहाँ n नजर आ रहा है वहां पे 2 पुट कर दें, ये 2, इधर भी n की जगह 2 पुट करें, a1 फर्स्ट टर्म हमें दी गई है 12 पुट कर दें, इस तरह d डिफरेंस हमें दिया गया माइनस का 13 पुट कर दें। अब इसको जरा सॉल्व कर लेंगे, ये 12 आ गया, 2 माइनस 1 1 ही रहेगा, ये माइनस का 13, माइनस के 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 13 ही आएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना। और ये 12 माइनस 13 आंसर क्या बचेगा बेटे -1। तो ये आपके पास सेकेंड टर्म आ गई, क्लियर। अब उसके बाद दोबारा वही फार्मूला जनरल, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आपको चाहिए थर्ड वाली टर्म, तो एन की जगह आप क्या पुट करेंगे बेटे 3 पुट करेंगे, तो जहां एन है वहां 3 पुट कर दें, ये देखें 3 पुट कर दें, फर्स्ट टर्म की जगह 12, डिफरेंस की जगह -13, क्लियर। सिर्फ पुटिंग करनी है, फार्मूला याद हो बस। तो इस तरह इसको सॉल्व करें, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, ये एज इट इज, तो माइनस का 13 को 2 से 26 हो जाएगा, तो 12 माइनस 26 माइनस का 14 बचेगा। तो ये आपके पास थर्ड वाली टर्म आ गई माइनस का 14। अब आप तरतीब से लिख लें कि फर्स्ट 3 टर्म्स कौन सी हैं जी, 12 माइनस 1 माइनस 14, तो यही आपका आंसर होगा। अब जी क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड ए एन प्लस 1 एंड ए 2n, यानी कि सबस्क्रिप्ट में लिखा गया 2n, इफ ए एन इज इक्वल टू 4 प्लस 3n। ये हमें एक्सप्रेशन गिवन है, जनरल फॉर्म गिवन है। अब वो कहता है ए एन प्लस 1 फाइंड आउट करें और ए 2n फाइंड आउट करें। तो आपने कुछ भी नहीं करना, जो चीज आपको गिवन है ना, ये ए एन इज इक्वल टू 4 प्लस 3n, इसको लिखें और इसमें डेफिनेशन जहां n नजर आए वहां पे आपने क्या कर देना है n प्लस 1 पुट कर देना है, तो आपको ए एन प्लस 1 मिल जाएगा। देखिए ना यहाँ n नजर आ रहा है, तो यहाँ पे आपने पुट कर देना है n प्लस 1, तो n इज इक्वल टू n प्लस 1, ये आप पुट कर देंगे तो आपको ए एन प्लस 1, यही चीज आपने फाइंड आउट करनी है तो मिल जाएगी। तो बस फिर ये देखें, इस n की जगह n प्लस 1 पुट कर दें, इधर देखें आगे 4 प्लस 3 इंटू n की जगह n प्लस 1 पुट कर दें, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखें ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू 4 एज इट इज, 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n, प्लस 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 3 को 1 से तो 3 आ जाएगा, ठीक बेटे। अब 3 प्लस 4 7 हो जाएगा और ये 3n एज इट इज, तो ये ए एन प्लस 1 की वैल्यू आ गई 7 प्लस 3n, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब उसने कहा जी ए 2n भी फाइंड आउट करें, तो कोई मसला नहीं है, जहां n नजर है वहां पे 2n पुट कर दो। तो ये देखें, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहां पे हमें n नजर आएगा वहां पे आप 2n पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे पुट n इज इक्वल टू 2n, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन दिया गया है ना, तो इसमें जहां आपको n नजर आ रहा है वहां पे 2n पुट कर दें। तो ये देखें जी, n की जगह पुट करेंगे 2n, आगे 4 प्लस 3, n की जगह क्या आ जाएगा 2n। अब बेटे 4 एज इट इज, 3 टू द 6 हो जाएगा, तो 6n आ जाएगा। तो ये आपके पास a2n का आंसर आ गया, 4 प्लस 6n, बस हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखिएगा, कहता है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म, यानी कि जो इंडिकेट की गई है टर्म उनको आपने फाइंड आउट करना है, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस। हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस गिवन होगा या जो भी गिवन कंडीशन हो उसमें आप देखें कि इंडिकेटेड टर्म को आपने फाइंड आउट करना है। तो ये देखें जी, इसका पार्ट नंबर 1 ये बहुत ही आसान है। पार्ट नंबर 1 में हमें ये चीज़ गिवन है कि फर्स्ट टर्म दी गई है 3 और डिफरेंस दिया गया है 7। अब यहाँ पे देखें इंडिकेटेड टर्म क्या है A14, यानी कि 14वीं टर्म आपने फाइंड आउट करनी है, सही है। तो कोई मसला नहीं है, जनरल फार्मूला आपको आता है, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जहां पे आपको n नजर आए वहां पे ये 14 पुट कर दो, क्योंकि हमें A14 चाहिए ना, मतलब 14 टर्म हमने फाइंड आउट करनी है।
तो बस फिर बेटे ये देखें n की जगह आप 14 पुट करें, इधर देखें n की जगह 14 पुट करेंगे, a1 फर्स्ट टर्म उसने बता दी है 3 है पुट कर दें, और डिफरेंस उसने बता दी है कितना है 7 तो पुट कर दें। सही है बेटे, इस d की जगह 7 पुट कर दिया। यहां तक क्लियर है? तो a14 इज इक्वल टू 3 प्लस 14 माइनस 1 13 हो जाएगा इंटू 7, 13 को 7 से मल्टीप्लाई करें 91 में 3 ऐड करें तो ये आपके पास 94 आ जाता है। लो जी हो गया, तो a14 आ गया आपके पास 94। उसके बाद सेकंड पार्ट इसका देखिएगा, ये आपको अरिथमेटिक सीक्वेंस दिया गया है। अब इसमें भी आप देखें कि इंडिकेटेड टर्म कौन सी है, a12। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है ना, नंबर नहीं है, जिस तरह से यहाँ नंबर चलते जा रहे हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म अप टू सोन चलता जा रहा है। यहाँ पे देखें a12 आ गया, तो इसका मतलब यही a12 ही आपने फाइंड आउट करना है। तो बस फिर ये देखें बेटे फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगी, a1 इज इक्वल टू 8, डिफरेंस हम निकाल लेते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म a2, फर्स्ट टर्म क्या है a1, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है बेटे, तो a2 है 3 माइनस a1 कितना है 8, तो 3 माइनस 8 माइनस का 5 बचेगा, तो ये डिफरेंस आ गया माइनस का 5। अब जनरल फार्मूला लगाएं, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तब n की जगह क्या पुट करूं बेटे 12, क्योंकि a12 हमने फाइंड आउट करना है ना, तो n की जगह 12 पुट कर दें। तो इस फार्मूले में ये जो n नजर आ रहा है यहाँ 12 पुट कर दें, ये 12 पुट किया, a1 फर्स्ट टर्म हमें दी गई है 8 पुट कर दें, n हमारा क्या है 12 पुट कर दें, माइनस 1 d डिफरेंस हम निकाल चुके हैं माइनस का 5 पुट कर दें। क्लियर है यहाँ तक? चलें जी आगे देखिएगा बेटे, 8 12 माइनस 1 11 आ जाएगा, ये माइनस का 5 एज इट इज, 11 को माइनस 5 से तो माइनस का 55 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 55 करें तो माइनस का 47 आता है, तो a12 आ गया आपके पास माइनस का 47। तो इस तरह ये सेकंड पार्ट हो जाता है। अब जी क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द 80th एंड द 30th टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस आर 367 एंड 499 रिस्पेक्टिवली। मतलब 18th टर्म हमें दी गई है 367 और 30th टर्म हमें दी गई है 499। हाउ मैनी टर्म्स, कितनी ज्यादा टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की होंगी, आर लेस देन 1000, कितनी ज्यादा टर्म्स इस सीक्वेंस की 1000 से लेस होंगी। तो वो n आपने फाइंड आउट करना है, ये थी स्टेटमेंट। अब बेटे n को फाइंड आउट करने के लिए ना आपके पास कॉमन डिफरेंस d का और फर्स्ट टर्म a1 का होना जरूरी है, तो वो तो दोनों चीजें हैं ही नहीं, तो पहले उन दोनों चीजों को कैलकुलेट करेंगे, फिर आप जनरल फॉर्म या जनरल इक्वेशन यूज करके आप n को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए देखें सोल्यूशन में 80th टर्म हमें दी गई है 367 मेंशन कर दें, 30th टर्म हमें दी गई है a30 इज इक्वल टू 499। हमने फाइंड आउट क्या करना है n, कि कितनी ज्यादा टर्म्स इस सीक्वेंस में होंगी जो कि 1000 से लेस होंगी। ठीक है, तो n आपने फाइंड आउट करना है। तो अब हम ना यहाँ से इस 18th और 30th टर्म वाली को यूज करके ना दो इक्वेशंस बनाएंगे और उन दो इक्वेशंस को कंपेयर करके या फिर उनको प्लस माइनस करके d या a1 निकालेंगे। जब d और a1 आ जाएगा ना उसके बाद हम n को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिर ये देखें जी, हमारे पास जनरल इक्वेशन है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसके लिए ना आप 18th वाली टर्म यूज करेंगे, तो ये देखें n हमारे पास क्या बन जाएगा 18, तो यहाँ n की जगह लिख दें 18, a1 एज इट इज, n की जगह 18 माइनस 1 इंटू डी। सही है बेटे। अब यहाँ पे देखें a18 यानी कि 18th टर्म हमें दी गई है 367, तो a18 की जगह 367 पुट कर दें, आगे a1 प्लस 18 माइनस 1 क्या बन जाएगा 17d। तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्योंकि इस इधर से तो हम ना तो d निकाल सकते हैं ना a1 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको नाम दे दें इक्वेशन 1 का। इसी तरह से अब 30th टर्म के लिए भी आप इसी तरह से इक्वेशन बनाएंगे, तो फॉर्म यूज करेंगे जी an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की जगह क्या लिखूं बेटे 30, तो n की जगह 30 पुट करें, a1 एज इट इज, n की जगह 30, सही है, d एज इट इज। अब a30 इज इक्वल टू a1 30 माइनस 1 29, 29 को d से मल्टीप्लाई करेंगे 29d बन जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब 30th टर्म हमें दी गई है, तो a30 कितना है 499, तो यहाँ a30 की जगह 499 पुट कर दें, आगे a1 प्लस 29d एज इट इज। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। सही है जी। अब यहाँ से भी देखें a1 और d हम एक चीज़ नहीं निकाल सकते, दूसरी तो हमारे पास है नहीं ना, तो हम अब इन दोनों इक्वेशंस को ना यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इस तरह से आप इन दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे रखें, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, नीचे वाली इक्वेशन 2 के साइन चेंज कर दें। इसके साथ कुछ नहीं है प्लस होगा तो प्लस है तो माइनस कर दें, इधर भी कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्लस होगा, प्लस है तो माइनस कर दें। इस तरह यहाँ प्लस है तो फिर इसको साइन चेंज कर दें, माइनस कर दें। अब करें जी इसको प्लस माइनस, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो माइनस का 132 बचेगा। इस तरह से ये देखें, ये प्लस का a1 ये माइनस का a1, ये तो हो जाएगा कैंसल। देखें अब आपको यहाँ से d मिल जाएगा। सही है, तो प्लस का 17d है और इधर से माइनस का 29d है, तो प्लस माइनस करें तो आपके पास माइनस का 29 प्लस का 17 माइनस का 12 बचेगा, तो माइनस का 12d आ गया। ठीक है बेटा यहाँ तक।
तो अब देखो माइनस माइनस से कैंसल, यहाँ से डी निकाल लें, डी अपनी जगह पे रहेगा, 132 के नीचे जाके 12 जाके क्या हो जाएगा, 12 132 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखें 132 भी अपनी जगह पे, 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था डी के साथ, इसके नीचे जाके डिवाइड हो गया। तो 132 डिवाइडेड बाय 12 करें, आंसर 11 आता है। तो ये देखें आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया 11। जो भी सीक्वेंस है उसमें आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, 11। ठीक है जी। तो अब डी आ गया, अब हमें चाहिए फर्स्ट टर्म a1। तो दिस वैल्यू ऑफ डी पुट इन इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 है इसके अंदर आप डी की ये वैल्यू पुट कर दें, आपको a1 मिल जाएगा। तो ये देखें बेटे 367 इज इक्वल टू a1 प्लस 17 इंटू डी की जगह मैंने लिख दिया 11। सही है बेटे, डी की जगह लिख दिया 11। अब 11 को 17 से मल्टीप्लाई करें 187 आएगा। तो आगे इसको देख लेते हैं जी, ये आपके पास आ गया 367 इज इक्वल टू a1 प्लस 11 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 187। ठीक, अब यहां से बेटे आप a1 निकाल सकते हैं इजीली। तो ये देखें जी, a1 को अपनी जगह पे रहने दें, इस साइड पे या इधर रहने दें। तो 187 इधर प्लस है, इस साइड पे जाके इसके साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहां तक उसको मैंने इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, बात एक ही है, जरा तरतीब सीधी हो जाए इसीलिए ऐसे किया है। तो 367 माइनस 187 कितना बचेगा, 180। तो आपके पास a1 आ गया जी 180। अब देखें a1 आपके पास आ गया फर्स्ट टर्म 180 और d आपके पास कितना आया है, d आया है 11। अब आप जनरल फॉर्म यूज करके n की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन याद रहे बेटे अगर आपने डायरेक्ट ये कर दिया ना an इज इक्वल टू 1000, तो ये कंडीशन नहीं है। ठीक है, कंडीशन है कि भाई 1000 से लेस, तो बस फिर इसी चीज को देखते हुए जो इक्वालिटी का साइन है इसमें हम क्या कर देंगे, लेस देन का साइन यूज कर देंगे। तो an लेस देन 1000, तो यहां से अब हमें चाहिए n की वैल्यू, कितनी टर्म्स होंगी जो कि 1000 से लेस होंगी उस सीक्वेंस में। तो अब आपने इस an की जगह पुट कर देना है जी। an हमारे पास क्या है, देखो an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला याद करवाया है ना। तो इस an की जगह लिखें a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये साइन एज इट इज और 1000 भी एज इट इज, ये साथ लेके चलेंगे तो इससे पता हो जाएगा भाई n जो हमने फाइंड आउट करना है वो 1000 से लेस ही है। ठीक है, तो अब देखें बेटे इसमें पुटिंग करते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 180 पुट कर दें, n माइनस 1 इंटू डी कितना है 11। ठीक है, 11 पुट कर दें, लेस देन 1000। अब ये देखें जी, ये हमारे पास 180 प्लस का है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 11 लेस देन 1000 माइनस 180, 820 बचेगा। क्लियर है यहाँ तक, चलें जी। अब ये n माइनस 1 अपनी जगह पे, ये जो 11 मल्टीप्लाई हो रहा है इस सारी वैल्यू के साथ, ये इसके नीचे जाके क्या हो जाएगा बेटे, डिवाइड हो जाएगा। 11 देखें ना, ये वाला 11 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसके साथ, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो 820 डिवाइडेड बाय 11 करें तो कैलकुलेटर पे आंसर आता है 74.55। ठीक है यहाँ तक। अब बेटे आप यहाँ से देखें कि n माइनस 1 है ना, ये माइनस का 1 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस 1। अब 74.55 प्लस 1 करें तो ये आता है 75.5। सही है। अब पॉइंट में तो यहाँ पे सीक्वेंस में वैल्यूज होंगी नहीं, पूरी पूरी वैल्यूज होंगी ना, इशारिया में तो वैल्यूज होंगी नहीं, क्योंकि 18th टर्म वाली देख लें, 30 टर्म वाली देख लें, फर्स्ट टर्म देख लें, वो आपके पास एग्जैक्ट नंबर आ रहा है, वो इशारिया में नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, एग्जैक्ट नंबर ही लेंगे। तो वो हम अब ग्रेटर तो ले नहीं सकते, तो हमारे पास क्या नंबर रहेगा 75। तो हम कहेंगे n लेस देन 75। इसका मतलब इस लेस देन के साइन को खत्म करके आप इक्वालिटी का साइन यूज करेंगे, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटे, 75 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब उस सीक्वेंस में 75 ऐसी टर्म्स हैं जो 1000 से क्या होंगी, लेस होंगी। जो भी हमारे पास सीक्वेंस बनेगा जिसकी फर्स्ट टर्म हम निकाल चुके हैं 180 है, 18th टर्म हमें दी गई है, 30th टर्म हमें दी गई है, तो उस सीक्वेंस में 75 ऐसी टर्म्स हैं जो 1000 से लेस होंगी। तो यही n आपने फाइंड आउट करना था, तो ये उसका आंसर आ गया। अब है जी क्वेश्चन नंबर 6, कहता है इज 301 अ टर्म ऑफ द एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5 11 17 अप टू सो ऑन, चलता जा रहा है। तो कहता है इस सीक्वेंस में ये 301 वाली टर्म है, चेक करते हैं जी है कि नहीं है। तो अब डेसिमल्स बेसिकली हमें n फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म होनी चाहिए और कॉमन डिफरेंस। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, ये देखें 5, तो a1 इज इक्वल टू 5। कॉमन डिफरेंस भी हम निकाल सकते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये देखें कॉमन डिफरेंस का फार्मूला होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म 11 है, फर्स्ट टर्म 5 है, 11 माइनस 5 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस आ गया 6। अब जनरल फॉर्म यूज करेंगे, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an आपके पास क्या है, यही 301, तो 301 पुट कर दें।
a1 फर्स्ट टर्म 5 है, n माइनस वन एज इट इज, d हमारे पास d रहेगा, ठीक है। अगले स्टेप में मैंने 6 पुट कर देना है। 301 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस वन, d की जगह बेटा ये देखें मैंने स्टेप में 6 पुट कर दिया, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आ चुका है ना 6, तो 6 पुट कर दें। अब ये 301 इज इक्वल टू 5 प्लस, इस 6 को ना दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को n से मल्टीप्लाई किया 6n बन गया, प्लस माइनस माइनस, 6 को 1 से तो 6 आ जाएगा। क्लियर है जी यहाँ तक। अब देखें माइनस का 6 प्लस का 5, माइनस का 1 बचेगा, तो ये माइनस का 1 बन गया और ये 6n एज इट इज। अब बेटे यहाँ से देखें ये माइनस का 1 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 301 प्लस 1 कितना हो जाएगा 302, तो 6n इज इक्वल टू 302 आ गया। अब यहाँ से n निकाल लें, n अपनी जगह पे रहेगा, ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 302 डिवाइडेड बाय 6 करें, आपके पास आंसर आता है 50.3। अब देखें इशारिया में आपके पास आंसर आ रहा है, हमारे पास जो सीक्वेंस गिवन है उसमें भी देखें पॉइंट नहीं है, और 301 जिसका पता करना है कि सीक्वेंस में है कि नहीं है, वो भी इशारिया में नहीं है, तो लिहाजा ये जो हमने n पुट किया है उस 301 टर्म के लिए, उसमें देखें इशारिया आ रहा है, तो लिहाजा साबित हो गया, यहीं से हम समझ गए कि 301 जो है वो इस सीक्वेंस में नहीं है। तो आप एंड पे यहाँ पे लिख सकते हैं कि सो 301 इज नॉट टर्म ऑफ द एपी। ये जो हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस दिया गया है 5, 11, 17 वाला, इसमें ये 301 नहीं है। बस यहाँ तक आप छोड़ सकते हैं, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। अब अगर कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रही कि यार इशारिया को देख के कैसे पता चलेगा, तो भाई आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, यहाँ पे चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो देखें ना इशारे में आंसर है, लिहाजा वो वैल्यू तो आपके पास पॉइंट में है नहीं 301, तो इसका मतलब वो सीक्वेंस में हो ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी अगर आपने चेक करना हो तो आप इस तरह से बेटे यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। देखें एक वैल्यू हम ले लेते हैं 50 और इससे एक अगला नंबर ले सकते हैं, क्योंकि 50 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, तो एक नंबर इससे ग्रेटर ले लें, 51 ले लें, दोनों पे चेक कर लेते हैं। तो ये देखें n इज इक्वल टू, पहले मैंने लिया है 50, तो जहां आपको n दिखे वहां 50 पुट कर दो जनरल इक्वेशन में, तो an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी है ना फार्मूला। अब n की जगह 50, a1 पहली टर्म 5 है, n की जगह 50, d की जगह 6, सॉल्व करें आपके पास आंसर आता है 299। तो देखें इस n की 50 वैल्यू पे 299 आ रहा है, 301 तो नहीं आ रहा। इसी तरह से n 51 पे चेक करें, सही है। तो यहां पे देखें जनरल इक्वेशन यूज की, a1 की जगह 5, n की जगह 51, d की जगह 6 पुट करें जी। अब देखें a51 इज इक्वल टू 5 प्लस 51 माइनस 1 50 को 6 से मल्टीप्लाई 300 को प्लस 5 करें तो आपके पास आंसर आता है 305। अब देखें यहां पे भी 301 तो नहीं आ रहा, तो इस तरह से आपके पास वेरीफाई हो जाएगा कि भाई वाकई ही इस वैल्यू पे जो आपके पास 301 वैल्यू है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस या कह लें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इस सीक्वेंस में नहीं है। तो बस फिर यहां तक आप छोड़ देंगे तब भी ठीक है, इस तरह चेक कर लें तब भी ठीक है। क्लियर हो गया जी। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज्यादा आसान है बेटे। कहता है इफ 2x, x प्लस 8, 3x प्लस 1 आर इन AP, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये जो हमें प्रोग्रेशन दिया जा रहा है ना अरिथमेटिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन, इसमें जो आपको x नजर आ रहा है ये वाला, कहता है इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखें जी जो हमें गिवन है वो पहले लिख ले, 2x, x प्लस 8, 3x प्लस 1। अब हम ये बात जानते हैं, पीछे आपको पहले ही पार्ट के अंदर बताया था कि भाई अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो कॉमन डिफरेंस रहता है वो टर्म्स के बिटवीन सेम रहता है, सही है, हमेशा सेम रहेगा, ये बात ज़हन में रख लें। तो इसका मतलब यहाँ पे भी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, इस तरह से करते जाएं तो आपके पास जो डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा। तो इसी कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई कर दें, सही है, इस कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करें कि d1 इज इक्वल टू d2, सही है, d1 इज इक्वल टू d2, मतलब जो कॉमन डिफरेंस रहेगा टर्म्स के बिटवीन वो तो सेम रहेगा, तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ d1 इज इक्वल टू d2। ठीक है जी बेटे। अब d1 क्या होगा, a2 माइनस a1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और d2 क्या होगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है बेटे। अब a2 सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है, ये देखें x प्लस 8, तो लिख दें जी x प्लस 8 माइनस a1 फर्स्ट टर्म क्या है 2x, पुट कर दें 2x इज इक्वल टू थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म है जी हमारे पास 3x प्लस 1, पुट कर दें माइनस a2 सेकेंड टर्म क्या है x प्लस 8 पुट कर दें। यहाँ पे ब्रैकेट लगाइएगा क्योंकि ये माइनस अंदर दोनों के साथ फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये ना हो के साइन की कहीं गलती कर बैठे हैं। ले जी पुटिंग हो गई। अब यहाँ पे देखें x माइनस 2x, माइनस का x बचेगा, तो 8 अपनी जगह पे, माइनस का 2x प्लस का x, तो माइनस का x बच गया। इधर आ जाए इज इक्वल टू 3x प्लस 1, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस
प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का x, ये प्लस माइनस माइनस 8 आ जाएगा। ठीक है बेटे, अब जरा आगे चलते हैं। 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू भाई 3x और माइनस का x कितना बन जाएगा, प्लस का 2x। इधर से देखें +1 माइनस का 8 तो माइनस का 7 बच जाएगा। ठीक है जी यहां तक। अब बेटे आप खुद देखें कि x वालों को अलग कर लें और कांस्टेंट नंबर्स को अलग कर लें। तो ये 8 अपनी जगह पे, ये माइनस का 7 है, इधर आके प्लस हो जाएगा। ये 2x अपनी जगह पे, ये माइनस का x है, इधर आके प्लस हो जाएगा। अब 8 + 7 15 हो जाएगा, 2x + x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। यहां से x निकालना है तो x अपनी जगह पे, ये 3 15 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 3 5 था 15, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। तो हमने यही x निकालना था, 5 आ गया, ये आंसर है। अब जी क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं विच टर्म ऑफ द एपी, ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस दिया गया 3 8 13 अप टू 1 चलता जा रहा है, इज 123, यानी कि जो 123 है ना वो इस सीक्वेंस में कौन से नंबर पे आएगा, 10 पे होगा, 11 वाले नंबर पे आएगी ये वैल्यू, 13 14 16, किस नंबर पे ये वैल्यू आपके पास इस सीक्वेंस में लाई करती है, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब एक तरह से कह लें n आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सोल्यूशन में पहले लिख लें कि n आपने फाइंड आउट करना है। तो n को फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का पता होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 3 और ए एन इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास जिस टर्म का हमने पता लगाना है वो आपके पास क्या है, ए एन 123। इस तरह से कॉमन डिफरेंस निकालें, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म 8 है, ये देख सकते हैं, फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो 8 - 3 क्या आएगा बेटे 5, तो डिफरेंस भी आ गया 5। बस फिर जनरल फॉर्म आप यूज करें यहाँ पे, ए एन इज इक्वल टू A1 + n-1 इंटू डी, ये फार्मूला नहीं भूलना बस। ठीक है, तो ए एन कितना है 123, A1 फर्स्ट टर्म 3 है, n-1 इंटू डी की जगह बेटे क्या आ जाएगा 5। क्लियर, 123 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 को n से मल्टीप्लाई तो 5n, प्लस माइनस माइनस 5 को 1 से तो 5 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब बेटे यहां से देखें आपके पास माइनस का 5 प्लस का 3 माइनस का 2 बचेगा। क्लियर, अब ये माइनस का 2 इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 5n। यहां से हमें n चाहिए, तो 123 + 2 125 बन गया, इज इक्वल टू 5n। यहां से n निकाल लें, n अपनी जगह पे, ये 5 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 125 डिवाइडेड बाय 5 करें तो आंसर क्या आता है 25, तो n आ गया आपके पास 25। इसका मतलब ये जो वो कह रहा था वैल्यू 123 क्वेश्चन के अंदर, ये आपके पास 25वें नंबर पे होगी, यानी कि इस सीक्वेंस के अंदर 25 वाले नंबर पे ये वैल्यू होगी 123। अगर आप यहाँ पे वेरिफिकेशन करना चाहते हैं कि भाई आंसर ठीक आया है कि नहीं आया, तो देख सकते हैं इस जनरल इक्वेशन के अंदर या जनरल फार्मूले के अंदर, ये जो है an इज इक्वल टू A1 + n-1 इंटू डी, इसमें आप n की जगह 25 पुट करेंगे तो वही आपके पास 123 आएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया है, an की जगह an लिखें, A1 फर्स्ट टर्म 3 है, n की जगह 25 -1 d की जगह 5 करें जी इसको सॉल्व, तो ये देखें 123 आ रहा है। तो पता चला कि भाई वाकई 25वें नंबर पे आपके पास यही वैल्यू होगी 123 उस सीक्वेंस के अंदर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच टर्म ऑफ द एपी 30 29.5 29 अप टू सॉन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यानी कि इस सीक्वेंस में फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपने फाइंड आउट करनी है कि वो किस नंबर पे होगी। यहां पे गौर करें 30 के बाद 29.5 आ रहा है, नंबर क्या हो रहा है डिक्रीज 0.5, फिर 29.5 के बाद देखें 29 आ रहा है, फिर 0.5 डिक्रीज हो गया। तो इस तरह अगर डिक्रीज करते 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 चले जाएं तो आप 0 तक पहुंच जाएंगे ना, 0 के बाद ही तो पहला नेगेटिव नंबर आएगा ना, तो वही आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए बेटे आपको n चाहिए, n। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। n को निकालने के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का पता होना चाहिए। तो ये देखें सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, एपी हमें सीक्वेंस दिया गया, ये वाला मेंशन कर दें यहाँ पे। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 30, उसके बाद हमें चाहिए कॉमन डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म में आपके पास 29.5 पुट करें, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 30, तो 29.5 माइनस का 30 तो माइनस का 0.5, ये आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया। अब जनरल इक्वेशन यूज करें, an इज इक्वल टू A1 + n-1 इंटू डी, an इज इक्वल टू A1 की जगह फर्स्ट टर्म क्या है 30, n-1 डी हमारे पास क्या है माइनस का 0.5 पुट कर दें। ठीक है, अब बेटे देखें कि 30 इस 0.5 माइनस के 0.5 को पहले n से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0.5 n बन गया। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। चले जी आगे चलते हैं। an इज इक्वल टू भाई 30 + 0.5 कितना हो जाएगा 30.5,
और ये माइनस का 0.5n एज इट इज। यहां तक ये आपके पास an की इक्वेशन बन गई। ठीक है बेटे, अब देखें हम अगर इस तरह से सीक्वेंस में गौर करें तो डिक्रीज हो रहा है नंबर, तो डिक्रीज करते 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 हम जीरो पे पहुंच जाएंगे ना, तो जीरो के बाद वाली नेगेटिव पहली टर्म का आपको पता लगाना है। तो जीरो तक तो पहले पता करें ना कि वो कौन सी टर्म बनती है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहां पे ना लेट कर लेंगे an इज इक्वल टू 0। ठीक है, जीरो वाली टर्म का अगर आपको पता चल गया तो उससे अगली नेगेटिव ही होगी ना पहली। सही है, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो पहले जीरो पे देखते हैं कि कौन सा नंबर आता है। तो an को हमने लेट कर देना है 0, तो यहां पे 0 पुट कर दें। ये देखें 0 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 30.5 माइनस 0.5n। ठीक है यहां तक। अब बेटे ये माइनस का 0.5n है, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, इधर वैसे का वैसे 30.5 लें। जब यहां से n निकालें, n अपनी जगह पे 0.5 मल्टीप्लर है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो करें इसको डिवाइड, तो आपके पास आंसर आता है n इज इक्वल टू 61। यानी कि जीरो पे जो आपके पास टर्म है वो है 61 वाली। सही है। अब इससे अगली टर्म क्या होगी, पहली नेगेटिव। जीरो के बाद नेगेटिव नंबर शुरू हो जाता है ना, जीरो तो है ना इस टर्म पे, देखे ना जब an को जीरो किया है तो आपके पास n आ रहा है 61। अब जीरो पे आप 61 वाली टर्म शो करेंगे। अब इससे अगली टर्म होगी नेगेटिव, वही आपकी पहली नेगेटिव है, वही आपने फाइंड आउट करनी है, तो लिहाजा वो होगी 62 वाले पे। तो सो 62 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। सही है, क्योंकि 61 पे तो जीरो हो गया है, तो अगला आएगा 62, तो 62 वाली टर्म आपके पास पहली नेगेटिव टर्म होगी बस। तो इस तरह से यहां तक आपका यह आंसर आ जाएगा। अगर आपने वेरीफाई करना है कि क्या वाकई 62 पे पहली नेगेटिव टर्म आती है कि नहीं आती, तो वो यहां पे साइड पे आप कर भी सकते हैं। ये देखें n इज इक्वल टू 62 ले, जनरल फॉर्म ये है ना आपके पास, इसमें जहां पे आपको n नजर आ रहा है वहां पे पुट करते हैं जी 62। तो a1 फर्स्ट टर्म 30 है, n की जगह 62, डिफरेंस हमारे पास माइनस 0.5 है। सही है, ये अब आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो d की जगह माइनस का 0.5 पुट कर दें। अब इसको करें जी सॉल्व, आपके पास आंसर आता है माइनस का 0.5। तो ये देखें n इज इक्वल टू 62 पे आपकी पहली नेगेटिव टर्म आ गई और वो होगी 0.5 माइनस 0.5। तो इस तरह आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं द 7th एंड द 21st टर्म ऑफ एन एपी आर 37, यानी कि 7th वाली टर्म दी गई है 37 है और 21st टर्म हमें दी गई है 107 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एपी एंड इट्स 100th टर्म, यानी कि 100 वाली टर्म आपने फाइंड आउट करनी है और एक सीक्वेंस भी एपी भी आपने फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, सीक्वेंस को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे पहले हमें डी और A1 को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही तो आपको A1 का पता चलेगा, तो A2 आप कैलकुलेट कर पाएंगे ना। फिर उसके बाद हम सीक्वेंस बना लेंगे, सीक्वेंस के बाद हम 100 वाली टर्म निकाल लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले देखें फॉर A7, यानी कि 7th जो हमारे पास टर्म दी गई है 37, इसके लिए एक इक्वेशन बनाएंगे क्योंकि डी नहीं है ना और फर्स्ट टर्म का भी नहीं पता। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वैसे ही करेंगे। तो A7 के लिए हम यहाँ पे इक्वेशन बना लेंगे जी। पहले देखें जनरल इक्वेशन लिखेंगे, उसके अंदर जहाँ n दिख रहा है वहाँ 7 7 पुट कर दें। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई 1। इस तरह से 21st आपको टर्म दी गई ना 107, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं एक इक्वेशन बना लेंगे। अच्छा, इसको 1 ना कहें क्योंकि A7 तो आपको गिवन है ना, तो A7 की जगह 37 पुट कर दें। अब ये जो आपके पास इक्वेशन है ना, ये है इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से फॉर 21 के लिए आप करेंगे तो an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पुटिंग करें जी an n की जगह 21, a1 n की जगह 21, d एज इट इज। तो a21 इज इक्वल टू a1 प्लस 20d, क्योंकि 21 माइनस 1 20 हो जाएगा ना, 20d बन गया। अब a21 मतलब 21st वाली टर्म हमें दी गई है और वो है 107, तो 105 पुट कर दें यहाँ पे 107 पुट किया, आगे ये चीज एज इट इज। तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। लो जी, इक्वेशन 1 भी आ गई, 2 भी आ गई। सही है, वही सब्ट्रैक्टिंग। तो फिर ऊपर नीचे दोनों इक्वेशंस को इस तरह से रखें और नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दें। तो अब बेटे देखें ये प्लस का A1 ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। 6 माइनस 6d प्लस का है और माइनस का 20d है, तो माइनस का 14d बचेगा। इधर से देखें प्लस का 37 है और इधर का माइनस 107 है, तो माइनस का 70 बचेगा। सही है, अब यहाँ से d निकाल लें, माइनस माइनस से कैंसल, 14 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 70 डिवाइडेड बाय 14 करें तो 5 आता है। तो d आपके पास क्या आ गया बेटे, 5 आ गया। अब अगर कॉमन डिफरेंस आ चुका है तो आप फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। दिस वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ये है, इसमें आप पुट कर दें। तो a1 इज a1 प्लस 6 इंटू बेटे क्या है यहाँ पे d की जगह 5 पुट किया इज इक्वल टू 37। ये देख सकते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें हम पुट कर रहे हैं ना d की वैल्यू, तो यहाँ d है, यहाँ पे 5 आ जाएगा।
अब इसको सॉल्व करें, 6 5 तो 30 हो जाएगा, 30 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो A1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटे 7, क्योंकि 37 माइनस 37 ही बचता है। तो A1 आ गया आपके पास 7, मतलब पहली टर्म आ गई 7। अब पहली टर्म भी आ चुकी है, कॉमन डिफरेंस भी आ चुका है। अब आप देखें कि यहाँ पे आप जनरल इक्वेशन यूज करके A2 निकाल सकते हैं, सेकंड टर्म निकाल सकते हैं, हमें सीक्वेंस भी तो बनाना है ना, तो सेकंड टर्म निकालते हैं। तो ये देखें जनरल इक्वेशन यूज की, an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पुटिंग करें जी n की जगह 2, क्योंकि हमें सेकंड टर्म चाहिए, तो n इज इक्वल टू 2, इस n की जगह 2, A1 फर्स्ट टर्म हम निकाल चुके हैं 7, आइए पुट कर दें, n की जगह 2, d हम निकाल चुके हैं 5, तो इसको सॉल्व करें आपके पास आ जाता है 12, तो सेकंड टर्म क्या आ गई 12। अब आप सीक्वेंस बना ले, तो ये देखें AP इज इक्वल टू, पहली टर्म 7 आई है, सेकंड टर्म क्या आई है 12, तो अगली टर्म क्या होगी, यहीं से अंदाजा लगाएं, 7 में क्या ऐड किया है कि 12 बना है 5, तो इसका मतलब 12 में 5 ऐड करें तो 17 बन जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे 3 3 पुट करके देख ले, यहाँ 3 पुट कर ले, यहाँ 3 पुट कर ले, सॉल्व करें आपके पास 17 ही आएगा। नहीं तो यहीं से समझ जाए ना खुद से कि 7 में देखो 5 ऐड करें तो 12 बन है, तो 12 में अगर 5 ऐड कर दें तो 17 बन जाएगा। इस तरह 17 में 5 ऐड करेंगे तो अगली टर्म आ जाएगी। तो इस तरह देखें आपने सीक्वेंस बना लिया है, ठीक है जी। अब सीक्वेंस गया बन, अब इसी के साथ उसने कहा था 100 वाली टर्म भी फाइंड आउट करें, तो फिर से जनरल इक्वेशन यूज करें, इसमें जहां n है वहां पे 100 पुट कर दें, तो ये n है 100 पुट करें, A1 7 है, D 5 है, सॉल्व करें आपके पास आंसर आ जाता है 502, तो 100 वाली टर्म आ गई 502। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब जी क्वेश्चन नंबर 11, इफ 1 ओवर a माइनस सी, 1 ओवर b माइनस सी, 1 ओवर b माइनस ए आर इन AP, ये जो सीक्वेंस दिया जा रहा है वो कहता है ये AP में लाई कर रहा है, देन शो दैट a माइनस बी ओवर a माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस सी ओवर b माइनस ए। आपने प्रूव करना है कि ये चीज इसके इक्वल है, ठीक है। तो बेटे फिर स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन बहुत ही आसान है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, कॉमन डिफरेंस इन AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको बात याद कराई है, उस सीक्वेंस में जो कॉमन डिफरेंस रहता है वो सेम रहता है हमेशा, तो मैंने वही बात यहाँ पे लिख दी है कि एज वी नो दैट कॉमन डिफरेंस इन AP इज सेम। तो क्या था, D1 इज इक्वल टू D2, पिछला क्वेश्चन भी हम करके आ रहे हैं इसी तरह से, तो D1 इज इक्वल टू D2। अब D1 क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, D2 क्या होगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो पुटिंग करें जी, सेकेंड टर्म क्या है, ये देखें 1 ओवर b माइनस सी, 1 ओवर b माइनस सी, माइनस A1 फर्स्ट टर्म क्या है 1 ओवर a माइनस सी, पुट कर दें। थर्ड टर्म क्या है 1 ओवर b माइनस ए, पुट कर दें। सेकेंड टर्म क्या है माइनस के बाद, सेकेंड टर्म है जी आपके पास 1 ओवर b माइनस सी, पुट कर दें। होगी जी पुटिंग। अब आप यहाँ पे देखें कि इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, एलसीएम ले लें, b माइनस सी इंटू ए माइनस सी आएगा। अब b माइनस सी से कैंसिल, a माइनस सी ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a माइनस सी ही आएगा। क्लियर, ये माइनस आ गया, a माइनस सी से कैंसिल, तो b माइनस सी ऊपर वाले 1 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम आ गया, b माइनस ए से कैंसिल, b माइनस सी ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ये b माइनस सी से कैंसिल, b माइनस ए बचेगा, b माइनस ए ऊपर वाले 1 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब बेटे आप इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये देखें a माइनस सी, ये माइनस प्लस माइनस का भी माइनस माइनस प्लस बन जाएगा c, नीचे वाली चीज एज इट इज। इस तरह आगे देखें, ये माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा माइनस का b प्लस का a। क्लियर है। अब देखें क्या चीज कैंसिल आउट हो रही है, ये आपके पास माइनस का c है, ये प्लस का c कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास है जी प्लस का b, ये माइनस का b कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरह से देखें b माइनस सी, इधर भी b माइनस सी, मतलब 1 ओवर b माइनस सी इधर भी है, 1 ओवर b माइनस सी इधर भी, तो ये भी उड़ा दें यहीं पे। वैसे मैंने अगले स्टेप में उड़ाया है, लेकिन आप यहीं पे भी उड़ा सकते हैं। तो ये देखें ऊपर बच्चा a माइनस बी, नीचे जो चीज सारी थी मैंने वही लिख दी है। इधर देखें a को पहले लिख लें, प्लस का है ना, इसको पहले लिख लें और माइनस सी बाद में लिख लें, तो a माइनस सी बच गया, और नीचे दोनों टर्म्स वैसे की वैसे आ जाएंगे। अगर आप यहीं पे उड़ा देंगे तो फिर यही वाली वैल्यू जो बचेंगी वही लिखेंगे, मैंने नीचे वाले स्टेप में उड़ाई है। तो अब देखो b माइनस सी ऊपर उड़ाने की बजाय आप क्या करें, नीचे उड़ा दें। तो ये देखें ये b माइनस सी से उड़ जाएगा, तो यहाँ से बचा a माइनस बी ओवर a माइनस सी, इधर से बचा a माइनस सी ओवर b माइनस a। तो यही चीज़ तो हमने शो करनी थी, क्वेश्चन के अंदर यही कह रहा था ना कि ये चीज़ आपने शो करनी है। देखें तो यही चीज़ बेटे शो हो चुकी है, देख सकते हैं आप, ठीक है, तो प्रूफ हो गया।
क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है जी आपके पास, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7, यानी कि कितने ज्यादा नंबर्स होंगे 3 डिजिट्स वाले जो कि 7 पे डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आसान। तो ये देखें, सबसे पहले तो आप सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, उसमें लिखेंगे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। ठीक है, कि सबसे छोटा 3 डिजिट वाला नंबर कौन सा है, तो वो है 100। 100 से लेस जाएंगे 99, तो 99 में तो 2 डिजिट आ रहे हैं ना, तो 3 डिजिट्स वाला सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है बेटे, 100, वो लिख ले। फिर इसी तरह से लार्जेस्ट बड़ा नंबर 3 डिजिट वाला कौन सा होता है, वो होता है 999। ठीक है, 999। इससे आगे एक नंबर इंक्रीज करेंगे तो 1000, तो 1000 बन जाएगा। 1000 में तो 4 डिजिट्स आ रहे हैं, तो 3 डिजिट्स वाला स्मॉलेस्ट नंबर ये है और 3 डिजिट्स वाला लार्जेस्ट नंबर ये है। क्लियर। अब देखें, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय 7, तो स्मॉलेस्ट नंबर को 7 पे डिवाइड कर दें तो आंसर आएगा 14.285। अब इसमें देखें, अगर हम सपोज करें 14 नंबर लेते हैं, तो 14 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 98। इसमें तो 2 डिजिट आ रहे हैं, 3 तो नहीं आ रहे, तो लिहाजा ये 14 नंबर आप नहीं लेंगे। सही है, इससे एक आगे लें, 14 के बाद 15। ठीक है, तो 15 अगर हम नंबर लें तो 15 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आता है 105। अब देखें 105 में आपके पास 3 डिजिट्स मौजूद है, तो लिहाजा यही हमारे पास पहली टर्म होगी, मतलब मिनिमम नंबर है 3 डिजिट्स वाला। ठीक है, अब इसी तरह से लार्जेस्ट 3 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय 7, तो वो लार्जेस्ट नंबर क्या आया हमारे पास, 999। तो 999 को 7 पे डिवाइड करें, आंसर आता है 142.7। अब अगर आप 142 लेते हैं, सिर्फ 142 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आता है 994। इसमें भी 3 डिजिट्स आ रहे हैं, तो लिहाजा हम 142 ही लेंगे। सही है, तो 142 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो वाकई हमारा देखें 3 डिजिट्स में आंसर आ रहा है, तो ये हमारा आंसर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, कि 3 डिजिट्स वाला मैक्सिमम आंसर ये है सीक्वेंस के अंदर, और 3 डिजिट्स वाला मिनिमम जो आंसर है सीक्वेंस के अंदर वो होगा 105। ये पता चल गया। चलें जी, अब हम यहाँ पे सीक्वेंस बना लेते हैं। तो सो AP इज इक्वल टू, तो हमारा मिनिमम नंबर 3 डिजिट्स वाला क्या आया है, 105, तो वो पहली टर्म आ गई 105। ठीक है, उसके बाद इसी के अंदर 7 को ऐड कर दें, डिविजिबल बाय 7 वो कह रहा था ना, तो 7 को ऐड कर दें, तो 105 में 7 ऐड करें 112 बन जाएगा, 112 में 7 ऐड करें 119 बन जाएगा। इस तरह चलते 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 आप चलते जाएंगे तो लास्ट हमारे पास जो लार्जेस्ट 3 डिजिट वाली नंबर आई है मैक्सिमम वैल्यू, वो आया है 994, तो वो आखिर में लिखते हैं 994। तो देखें, पहली आई थी मिनिमम 105 3 डिजिट वाली वैल्यू, और लास्ट मैक्सिमम वैल्यू जो 3 डिजिट्स वाली आई थी वो थी 994। तो पहले ये आ गई, आखिर ये आ गई, उसके बीच में ये सारी वैल्यूज आ गई। तो इस तरह ये एक सीक्वेंस बन जाएगा। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है बेटे कि इस सीक्वेंस के अंदर टोटल कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं जो कि 7 पे डिवाइड हो सकती हैं। तो n आपने फाइंड आउट करना है। तो n को फाइंड आउट करने के लिए पहले जनरल इक्वेशन लिखेंगे, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला यूज करेंगे। इसमें पुटिंग करेंगे जी, an आखिरी टर्म क्या है 994, पुट कर दें, a1 फर्स्ट टर्म क्या है 105, पुट कर दें, n माइनस 1 इंटू डी की जगह बेटे 7, डिफरेंस तो 7 ही है ना, तो डी क्या आ जाएगा 7। करें जी, यहां से n को निकालना है, तो 994 इज इक्वल टू 105 अपनी जगह पे, 7 को n से मल्टीप्लाई तो प्लस का 7n बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 को 1 से मल्टीप्लाई तो 7 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। चलें जी, 994 अपनी जगह पे, ये देखें 105 माइनस का 7 98 बचेगा ना, वो 98 प्लस का है, इस साइड पे आके माइनस हो गया, मैंने डायरेक्ट कर दिया। दोबारा सुन लें, 105 105 में से 7 निकाल दें तो बेटे 98 बचेगा ना, 98 वो 98 इस साइड पे प्लस का रहेगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा। क्लियर है। अब इधर से बचा 7n। अब आप देखें कि 994 माइनस 98 कितना बचता है जी, 896। ठीक है, तो 7n इज इक्वल टू 896। 7n को मैंने इस तरफ लिख लिया है और इधर से जो बच्चा है 896 उसको मैंने इस तरफ लिख दिया है। क्लियर है। अब यहां से n निकालें, ये n अपनी जगह पे रहेगा, ये 7 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो करें जी इसको डिवाइड, आंसर आता है 128। सही है जी, तो ये आपके पास n आ गया 128, यानी कि इस सीक्वेंस के अंदर 128 नंबर ऐसे हैं जिन पे आप 7 को डिवाइड कर सकते हैं।
क्लियर है जी, तो यही आपका आंसर है। अब जी क्वेश्चन नंबर 13 कहता है फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। एपी हमारे पास है 8, 11, 14 अप टू सॉन 185। कहता है इस गिवन एपी में से आपने एंड से 8th टर्म फाइंड आउट करनी है। एक लम्हे के लिए मान लें कि एंड से ये आपके पास पहली है, फिर इससे पीछे दूसरी होगी, उससे पीछे तीसरी होगी, उससे पीछे चौथी होगी, इस तरह चलते जाए तो एंड से जो 8th टर्म होगी ना वो आपने फाइंड आउट करनी है। ये है जी क्वेश्चन। अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान है, टेंशन नहीं लेनी। गिवन हमारे पास एपी क्या है 8, 11, 14 अप टू सॉन 185। अब यहां से ये पहली टर्म आ जाएगी a1 इज इक्वल टू 8। डिफरेंस निकालें यहाँ पे a2 माइनस a1 मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 11 माइनस 8 क्या आ जाएगा बेटे 3, तो डिफरेंस आपके पास आ गया 3। अब यहाँ पे दो मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, दोनों ही आसान है, जो आपको अच्छा लगे वही आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं आपको जो ज्यादा इजी है उससे कराऊंगा, लेकिन एक पहले ये सुन लें जरा। यहां तक पहुंचने के बाद ना एक मेथड ये है कि आप जनरल फार्मूला यूज करें an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से ना आप n निकाल लें, क्योंकि a1 आपके पास पहली टर्म मौजूद है और डिफरेंस भी मौजूद है, तो आप n निकाल लें, तकरीबन मेरा ख्याल 60 आएगा। फिर से आप यही जनरल इक्वेशन यूज करके उसमें आपने n की वैल्यू पुट कर देनी है, और आपको 8 वाली टर्म चाहिए तो आप इस n की जगह क्या लगा देंगे 8 लगा देंगे, तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो 8 टर्म की वैल्यू होगी। ठीक है, एक तो तरीका ये है। दूसरा है इससे जरा आसान, वो ये है कि ये जो आपके पास एपी गिवन है इसको आप रिवर्स कर दें। ठीक है, इस चक्कर में जाए ना, इस गिवन एपी को आप रिवर्स कर दें, क्योंकि उसने कहा ना कि लास्ट से आपने 8th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो मैं इस गिवन एपी को रिवर्स कर देता हूं। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जरा समझें, 8 है फिर 11 है फिर 14 है, मतलब 8 में 3 ऐड करें 11 आता है, 11 में 3 ऐड करें 14 आता है, तो शुरू में देखें 3 टर्म्स हैं। ठीक है, इस तरह फिर चलते जाए तो एंड पे आपके पास एक टर्म है, तो जब आप इसको रिवर्स करेंगे तो ये 185 शुरू में आ जाएगा, फिर इसके बाद 2 टर्म और भी होनी चाहिए, क्योंकि शुरू में 3 है तो इधर भी आपके पास 3 होनी चाहिए, तो 185 में से 3 माइनस कर दें 182 आएगा, 182 में से 3 माइनस करेंगे तो 179 आ जाएगा। अब शुरू में देखें 3 बन गई बिल्कुल इसी तरह से, और फिर अप टू सॉन चलते जाएं। यहाँ पे एंड पे देखें एक टर्म थी, सही है, और यहाँ पे जो शुरू में है वही आपके पास एक टर्म एंड पे आ जाएगी। तो इस तरह आपने गिवन एपी को इस तरह से बेटा रिवर्स कर देना है। अब रिवर्स करने के बाद बहुत ही आसान हो गया कि फर्स्ट टर्म देखें क्या है a1 185, डिफरेंस निकालें यहाँ पे 182 माइनस 185, तो क्या आएगा माइनस का 3, तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया। सही है, अब हमें चाहिए 8th वाली टर्म, तो a8 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब हमने ये फाइंड आउट करना है। देखिए कितना आसान हो गया है, बस फिर आप जनरल इक्वेशन यूज करें, पुटिंग करें, आंसर आ जाएगा। तो ये देखें जनरल फार्मूला है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हमने n की जगह 8 लगा देना है। सही है, क्योंकि हमें 8th वाली टर्म फाइंड आउट करनी है ना, तो a1 कितना है 185। अब यही आपके पास AP है, तो इसमें पहली टर्म है 185 प्लस n की जगह 8 लगाए माइनस 1, डी डिफरेंस कितना है जी माइनस का 3, तो ये माइनस का 3 आ गया। ठीक है जी, अब बेटे a8 इज इक्वल टू 185 प्लस 8 माइनस 1 7 आ जाएगा, ये माइनस का 3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा। तो अब 185 माइनस 21, 185 माइनस 21 164 बचेगा, तो यही आपके पास 8th टर्म की वैल्यू होगी 164। तो एंड से जो आपके पास 8th टर्म होगी वो क्या होगी 164 होगी, यही आपके पास आंसर है। तो एंड पे लिख दें, सो द 8th टर्म ऑफ द एपी फ्रॉम द एंड इज 164। कितना आसान था। अब जी क्वेश्चन नंबर 14 कहता है फाइंड द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। ये प्रोग्रेशन गिवन है, इसमें आपने nth टर्म फाइंड आउट करनी है। और नंबर 2 पे कह रहा है इज द प्रोग्रेशन एन एपी, और ये जो प्रोग्रेशन है ये एपी में है, एपी में लाई करेगा कि नहीं करेगा ये आपने चेक करके बताना है। तो बहुत ही आसान है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बेटा यहाँ पे जरा जो प्रोग्रेशन गिवन है इस पे जरा गौर कीजिएगा। अब इसमें देखें डिनोमिनेटर में 7 की पावर 10 7 की पावर 10 7 की पावर 10 सेम आ रहा है ना, तो इसको आप एक लम्हे के लिए इग्नोर करें, क्योंकि इसको साथ साथ लेके चलेंगे तो जरा कैलकुलेशन में मुश्किल होगी, तो हम इसको इग्नोर करते हैं, कैलकुलेशन जरा आसान हो जाएगी। फिर एंड पे जाके हम जो चीज इग्नोर कर रहे हैं उसको दोबारा पुट कर देंगे। ठीक है, तो बस फिर मैं इसको इग्नोर करता हूं जो चीज सेम आ रही है, 7 की पावर 10 7 की पावर 10 7 की पावर 10, बाकी जो ऊपर बचता है ना 3 10 17 इसको हम लेट कर लेते हैं। तो ये देखें लेट किया जी 3 10 17 अप टू सॉन, ये आपका प्रोग्रेशन है। अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 3, डिफरेंस निकालें सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 10 माइनस 3, आंसर आया 7, तो ये डिफरेंस आ गया। अब हमें चाहिए nth टर्म, तो उसके लिए जनरल फार्मूला यूज करेंगे an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an इज इक्वल टू पहली टर्म आपके पास क्या है फर्स्ट 3 पुट कर दें, n माइनस 1 वैसे का वैसे रहेगा, d की जगह क्या लिखेंगे 7। क्लियर। अब an इज इक्वल टू 3 प्लस 7 को n से मल्टीप्लाई 7 एंड प्लस माइनस माइनस 7 को 1 से 7, माइनस का 7 प्लस का 3 माइनस का 4 बन जाएगा।
तो ये an आ गया, मतलब nth टर्म आ गई 7n-4। अब इसी टर्म में रहते हुए जिस चीज को आप प्रोग्रेशन में इग्नोर कर रहे थे वो चीज यहां पे दोबारा लेके आए। तो डिनोमिनेटर में क्या था 7 और होल की पावर क्या थी 10, इसको इग्नोर कर रहे थे ना। तो बस फिर ये जो आपके पास nth टर्म आई है 7n-4, इसको लिखें और जो चीज इग्नोर कर रहे थे उसको दोबारा लेके आए। तो एक तो हम डिनोमिनेटर में 7 को इग्नोर कर रहे थे तो डिनोमिनेटर में 7 लिख दें, और उसके बाद देखें प्रोग्रेशन में हम होल की पावर 10 को भी इग्नोर कर रहे थे तो होल की पावर यहां 10 दोबारा लेके आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से देखें आपके पास ये nth टर्म आ जाएगी। ठीक है, आसान हो जाता है इस तरह से। क्लियर। अब दूसरी चीज हमने फाइंड करनी है कि ये जो आपके पास गिवन प्रोग्रेशन है ये एपी में है कि नहीं है। तो एपी के लिए आपको चीज याद कराई थी कि टर्म्स के बिटवीन जो कॉमन डिफरेंस रहता है वो हमेशा सेम रहता है। ये एपी की निशानी याद कराई थी। ठीक है ना, पीछे भी हम बहुत से क्वेश्चन ऐसे करके आ रहे हैं। तो बस फिर वही चीज यहाँ पे लिखेंगे, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कॉमन डिफरेंस इन एपी इज सेम, कि एपी में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है। तो वही कंडीशन लगे, d1 इज इक्वल टू d2। अब d1 क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, d2 क्या होता है थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। सही है। अब यहां पे जरा गौर करना है, समझना है। देखिए अब a2 क्या होगा, मैंने लिखा है 10 की पावर 10। a2 प्रोग्रेशन जो था उसमें देखें आपके पास सेकंड टर्म ये है सारी और ये फर्स्ट टर्म है। तो सेकंड टर्म में देखें 10/7 होल की पावर 10 है, मैं ले रहा हूं सिर्फ 10 की पावर 10। क्यों? क्योंकि इधर भी देखो 7 की पावर 10 है, इधर भी 7 की पावर 10 होगा, इधर भी 7 की पावर 10 है। तो जो चीज सेम है ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगी, इसको आप खत्म कर दें। हाँ, ऊपर जो आपके पास बचता है ना 3 की पावर 10, 10 की पावर 10, 17 की पावर 10, ये आप यूज करेंगे। तो इसीलिए जो सेकंड टर्म आप लिखेंगे वो लिखेंगे 10 की पावर 10। इस तरह फर्स्ट टर्म क्या होगी 3 की पावर 10, थर्ड टर्म क्या होगी 17 की पावर 10। तो यही डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो फिर ये देखें मैंने यहाँ पे सेकंड टर्म की जगह लिखा जी 10 की पावर 10, फर्स्ट टर्म क्या होगी 3 की पावर 10, a3 थर्ड टर्म क्या होगी 17 की पावर 10, और a2 सेकंड टर्म क्या होगी 10 की पावर 10। अब आप इसको सॉल्व करें, इधर आप कैलकुलेटर पे इस चीज को सॉल्व करें, 10 की पावर 10 माइनस 3 की पावर 10 सॉल्व करें, आंसर आता है 9.99 मल्टीप्लाई 10 पावर 9। और इस साइड पे 17 की पावर 10 लें, फिर माइनस 10 की पावर 10, इसको सॉल्व करें आपके पास आंसर आता है 2.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 12। अब देखें दोनों साइड्स का आंसर क्या इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इसका मतलब जो प्रोग्रेशन ये वाला गिवन था वो हमारे पास एपी में लाई नहीं करता, वो एपी में नहीं है। तो आप लिख देंगे सो गिवन प्रोग्रेशन नॉट इन एपी। अब जी क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपको एक एपी दिया गया और दूसरा एपी ये गिवन है, आर सच दैट देयर nth टर्म्स आर इक्वल, कहते हैं इन एपीएस की जो nth टर्म्स है ना वो इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फिर आप n की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो अब देखें इसमें आपने करना क्या होगा, इस एपी में देखें nth टर्म नहीं है तो आपने इस एपी में nth टर्म निकाल लेनी है, फिर इस एपी के लिए भी आपने nth टर्म निकाल लेनी है। उन दोनों nth टर्म्स को क्या करेंगे इक्वल रखेंगे, देखें ना nth टर्म्स आर इक्वल, इक्वल रख के आप n की वैल्यू निकाल लें, बस कितना ही आसान है। ठीक है, तो ये देखें ये मैंने पहला एपी लिखा 3, 10, 17 अप टू सॉन, ये दूसरा एपी लिख दिया 63, 65, 67 अप टू सॉन। ठीक है, अब इस एपी के लिए आप nth टर्म पहले निकालें। तो a1 इसमें पहली टर्म क्या है 3, डिफरेंस निकालें 10 माइनस 3 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब फार्मूला लगाएं जी an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an क्योंकि nth टर्म चाहिए ना इस एपी के लिए तो an ही रहेगा, इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म की जगह 3 और n-1 एज इट इज, डी की जगह 7 लगा दें। ठीक है बेटे, डिफरेंस 7 आया ना। तो an इज इक्वल टू 3, 7 को n से तो 7n बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 को 1 से तो 7 आ जाएगा। अब माइनस का 7 प्लस का 3 माइनस का 4 बचेगा, तो ये आ गया an इज इक्वल टू 7n माइनस 4। ये आपके पास फर्स्ट एपी के लिए जो लास्ट टर्म थी nth टर्म थी वो आ गई है। सही है, इसी तरह से अब इस एपी के लिए आप nth टर्म निकालें, a1 फर्स्ट टर्म क्या होगी 63, डिफरेंस निकालें 65 माइनस 63 2 आ जाएगा, ये डिफरेंस आ गया। अब फार्मूला यूज करें an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जनरल फार्मूला। ठीक है, तो an हमें चाहिए इज इक्वल टू a1 फर्स्ट टर्म क्या है 63, n माइनस 1 डिफरेंस कितना है 2, 2 पुट कर दें। अब 63 2 को n से मल्टीप्लाई 2n प्लस माइनस माइनस 2 को 1 से 2 आ जाएगा। अब यहां पे देखें 63 प्लस का है माइनस का 2 है तो 61 बचेगा, तो प्लस का 61 बच गया। तो an इज इक्वल टू 2n प्लस 61, ये आपके पास सेकंड एपी के लिए nth टर्म आ गई। अब उसने कहा था देखें nth टर्म्स आर इक्वल,
तो आपने इन दोनों nth टर्म्स को इक्वल रख देना है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन nth टर्म पहले एपी की, nth टर्म दूसरे एपी की, दोनों को इक्वल रखा। इक्वल रखने के बाद इनकी वैल्यू पुट कर दें। ये आपका पहला एपी का nth टर्म है 7n-4, इसकी जगह पुट कर दें। और इधर से देखें an, ये आपके पास सेकंड एपी की nth टर्म है, तो इस an की जगह 2n + 61 पुट कर दें। ठीक है जी यहां तक। अब यहां से n निकाल लेना है हमने, तो 7n - 2n मतलब 7n अपनी जगह पे, ये 2n प्लस का है, इस साइड पे आके माइनस हो गया। इस तरह 61 अपनी जगह पे, ये 4 माइनस का है, इधर आके प्लस हो गया। ठीक है बेटे। अब आप देखें कि 7n - 2n 5n बनेगा, और इधर से 61 + 4 65 हो जाएगा। तो यहां से n निकाल लें, n अपनी जगह पे, ये 5 65 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 65 / 5 करें तो आपके पास 13 आता है, तो n आपको मिल गया 13। यही n तो आपको कैलकुलेट करना था, तो n आ गया 13। यही आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। कहता है इफ द पीथ टर्म, अब जरा समझिएगा, इसमें हल्का सा चेंज है, बिल्कुल होगा इसी क्वेश्चन नंबर 15 की तरह सॉल्व, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, तवज्जो होगी तो आपको समझ आ जाएगी। अक्सर बच्चे यहां पे गलती करेंगे। इफ द पीथ टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू, यानी कि ये जो पीथ टर्म है ना, ये आपके पास बेसिकली n है, लेकिन इसकी जो nth टर्म होगी वो आपके पास क्या है, q है। ये जहन में रखिएगा, यानी कि ये आपके पास n है, और इसी पीथ की या n की जो nth टर्म होगी वो आपके पास q है। आगे कहते हैं एंड क्यूथ टर्म इज p, मतलब क्यूथ ये जो है ये आपके पास n है, और इसी की जो nth टर्म होगी वो क्या है, p है। प्रूव दैट इट्स nth टर्म इज, प्रूव करना है कि जो nth टर्म आती है वो p + q - n आती है। तो ये देखें बेटे, सबसे पहले आपने क्या करना है, पीथ टर्म के लिए ना आपने एक इक्वेशन बना लेनी है, फिर इस तरह से क्यूथ टर्म के लिए भी आपने एक इक्वेशन बनानी है। उन दोनों इक्वेशंस को प्लस माइनस करके आप वहां से डी निकालेंगे, फिर आपको फर्स्ट टर्म निकालनी होगी, तब जाके जनरल फार्मूले में पुटिंग करेंगे तो आपके पास nth टर्म वहां से निकल आएगी। देखेंगे कि वो ये आती है कि नहीं आती, आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो पहला काम करते हैं, यहाँ पे देखें फॉर पीथ टर्म। अब पीथ टर्म के लिए आप क्या करेंगे, जनरल फार्मूला यूज करें, an = a1 + n - 1 × d। ये प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा भी इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया करना है। ठीक है ना। तो अब देखें पीथ टर्म के लिए nth टर्म क्या होगी, तो ये देखें पीथ टर्म के लिए nth टर्म जो है वो है q। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, वो p लिख देते हैं, नहीं, पीथ टर्म के लिए जो nth टर्म होगी वो q है, तो q पुट करें यहां पे इसकी जगह। ठीक, आगे देखें फर्स्ट टर्म a1 रहेगी। अब है n, तो पीथ टर्म के लिए जो n होगा वो यही p होगा, तो आप p पुट कर दें, -1, आगे d का d आ जाएगा। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाए इधर क्यूथ के लिए, तो an = a1 + n - 1 × d। अब देखें क्यूथ टर्म के लिए उसने कहा कि जो nth टर्म है वो क्या है, p, तो क्यू टर्म के लिए जो nth टर्म होगी वो क्या होगी, p, तो p पुट कर दें। a1, अब n क्या है, n आपका यही q होगा, यही जो आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वही आपके पास क्या है, q, तो n आपके पास क्या आ जाएगा, q -1 × d। तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लें, इस तरह से ऊपर नीचे रखें, ये क्वेश्चन 1 आ गई, ये क्वेश्चन 2 आ गई, तो नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज कर दें, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब बेटे देखें यहाँ पे ये माइनस का a1, ये प्लस का a1, ये तो हो जाएगा कैंसल। यहाँ से देखें p - 1 × d बचेगा, और ये माइनस आ गया, q - 1 × d बचेगा। ठीक है, और इज इक्वल टू यहाँ पे q - p बन गया। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। अब यहां से बेटे देखें इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, d इसमें भी है, d इसमें भी है, तो इन दोनों टर्म्स में से d कॉमन ले लें, यहां से बचेगा p - 1, और आगे यहां से बचेगा माइनस इंटू q - 1, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का q बन जाएगा, माइनस माइनस +1 बन जाएगा। ठीक है जी, और इस साइड पे q - p आ गया। अब ये माइनस का 1 +1 से कैंसिल हो जाएगा, यहां से बचेगा p - q, और ये आ गया d, इधर से q - p। यहां तक क्लियर है स्टेप। चलें जी आगे चलते हैं। अब बेटे यहां से ना सेम करने के लिए देखो, इधर है p - q, इधर है q - p, तो सेम बनाने के लिए हम यहां से ना माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो जब इस माइनस को बाहर निकालोगे तो ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा। तो ये देखें प्लस का q माइनस का p, अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा यही चीज बन जाएगी। देखें माइनस q माइनस का q, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का p बन जाएगा। तो इसीलिए यहां से माइनस बाहर ले आए तो अंदर बन गया q प्लस का और p माइनस का। इतना तो पता ही है ना, 11th क्लास में बैठे हैं। तो q - p राइट साइड पे बच गया।
अब देखें बेटा ये क्यूब माइनस पी पूरी टर्म जो है डी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, तो ये इससे कैंसिल सारा, इस साइड पे 1 बच गया। अब इस माइनस को यहां से खत्म करने के लिए दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस साइड पे माइनस आ जाएगा, तो डी आपके पास क्या आ गया, माइनस का 1। कॉमन डिफरेंस आ गया जी -1। अब हमें A1 निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालनी है। ले जी डी हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस माइनस का 1। अब यही डी की वैल्यू ना आप इक्वेशन 1 में पुट करके A1 निकाल लें, तो दिस वैल्यू ऑफ डी पुट इन इक्वेशन 1, ये मैंने इक्वेशन 1 लिखी है, इसमें जहां आपको डी नजर आ रहा है वहां पे आप -1 पुट कर दें, तो ये देखें A1। अब बेटे यहां से देखें -1 को जब p से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का p बन जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू q। अब यहां से A1 निकाल लें, A1 अपनी जगह पे, ये माइनस का p है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये q अपनी जगह पे, और ये +1 है तो इस साइड पे आके -1 हो जाएगा, तो ये आपके पास A1 आ गया है। अब A1 भी आ चुका है और आपके पास D भी आ चुका है माइनस का 1। अब आप जनरल फार्मूला यूज करें और वहां से nth टर्म निकाल लें, इंशाल्लाह वो जो प्रूफ करना था वही आपके पास आ जाएगा आंसर। तो ये देखें जनरल फार्मूला लिखा an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। an इज इक्वल टू भाई A1 की जगह फर्स्ट टर्म ये आ चुकी है, q प्लस p माइनस 1 ये पुट कर दें, प्लस n-1 एज इट इज, डी हमारे पास आया है माइनस का 1, तो -1 पुट कर दें। अब इसको जरा सॉल्व करें, q प्लस p माइनस 1 ये आपके पास आ गया जी। यहां से आप देखें, इसको मैंने दोबारा वैसे ही लिख दिया एक स्टेप, अगले स्टेप में इसको आगे करते हैं। an इज इक्वल टू क्यू प्लस पी माइनस 1 एज इट इज। अब यहां पे देखिएगा इस -1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का n बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को 1 से तो 1 आ जाएगा। ठीक है जी यहां तक। अब बेटे देखें क्या चीज कैंसिल आउट हो रही है, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, कैंसिल हो जाएगा, तो an इज इक्वल टू क्या बचा जी, q प्लस पी माइनस का n। तो हमने यही तो प्रूव करना था कि an जो है वो p प्लस क्यू माइनस n, p को पहले लिख लें, वो भी प्लस का ये भी प्लस का, तो p पहले लिख लें, q बाद में लिख लें, और माइनस n एंड पे लिख दें। तो इस तरह देखें यही चीज हमने प्रूव करनी थी, तो ये प्रूफ हो गया। अब जी क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इफ 1/a 1/b एंड 1/c आर इन AP, अगर ये AP में है देन शो दैट b इज इक्वल टू 2ac ओवर a प्लस c। ये चीज हमने शो करनी है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान है, 1/a 1/b जो चीज गिवन है वो पहले लिख ली, 1/a 1/b एंड 1/c। अब AP के लिए आपको पता है कि टर्म्स के बिटवीन जो कॉमन डिफरेंस रहता है वो हमेशा सेम रहता है, तो वही कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे और प्रूफ हो जाएगा। एज कॉमन डिफरेंस इन AP इज सेम, तो क्या होगा D1 इज इक्वल टू D2। अब D1 क्या है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, D2 क्या होता है, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो अब सेकंड टर्म A2 क्या होगी, ये आपके पास सेकंड टर्म है, 1/b पुट कर दें, माइनस A1 फर्स्ट टर्म होती है, 1/a पुट कर दें, इज इक्वल टू थर्ड टर्म क्या है 1/c पुट कर दें, माइनस सेकंड टर्म क्या है 1/b पुट कर दें। यहां तक क्लियर है। अब आप यहां पे अपनी निशानी याद रख लें खुद से, क्योंकि हमने किसी तरीके से ये प्रूफ करना है। तो उसके लिए बेटे आप क्या करेंगे कि इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पे आप क्या करें, ABC से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, फिर अलग अलग वैल्यू के साथ अलग अलग हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, देखें 1/b मल्टीप्लाई ABC माइनस 1/a मल्टीप्लाई ABC, ठीक, इज इक्वल टू 1/c मल्टीप्लाई ABC माइनस 1/b मल्टीप्लाई ABC। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अंदर दोनों साइड्स पे हमने ABC से मल्टीप्लाई करना है, फिर वो ABC अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एक टर्म के साथ। क्लियर जी। तो अब बेटे ये देखें, ये B से कैंसल, यहां से बचा AC को 1 से मल्टीप्लाई तो AC आएगा, ये A से कैंसल, BC बचेगा तो ये BC बच गया, इज इक्वल टू यहां से C से कैंसल, AB बचेगा, यहां B से कैंसल तो माइनस का AC B से कैंसिल हो गया ना, तो माइनस का AC बच गया। क्लियर है यहां तक। तो अब देखें बेटे, ये AC अपनी जगह पे, ये माइनस का AC है, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, ये जो AB है ये अपनी जगह पे, ये माइनस का BC इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया। क्लियर है यहां तक। अब देखें AC प्लस AC 2AC, यहां से इन दोनों में B आ रहा है ना, B कॉमन ले लें, अंदर बचेगा A प्लस C। ठीक है बेटे, अब हम यहां से B निकाल लेते हैं, B को अपनी जगह पे रहने दें, ये सारी चीज क्या हो रही है, मल्टीप्लाई B के साथ इधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो मैंने ये यहां पे कर दिया है, ये देखें ना A प्लस C इधर जाके डिवाइड हो गया। ठीक, अब यही चीज तो आपके पास क्या है, प्रूफ करनी थी आपने, तो इसको जरा सीधा करके लिख लें, और लिख के आप लिख दें B इस साइड पे और ये वाली सारी चीज इस साइड पे लिख दें। तो यही बेटे हमने प्रूफ करना था, तो एंड पे आप लिखते हैं हेंस प्रूफ, ये प्रूफ हो गया।
क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इफ 1/a 1/b एंड 1/c आर इन एपी, अगर ये एपी में लाई कर रहा है, शो दैट द कॉमन डिफरेंस इज a माइनस सी ओवर 2ac, शो करें कि जो कॉमन डिफरेंस है ना डी, वो इस चीज के बराबर आता है। तो बहुत ही आसान है। तो देखिए गिवन क्या है हमारे पास, 1/a 1/b 1/c आर इन एपी, वो चीज पहले लिख दें। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एपी के लिए जो कॉमन डिफरेंस रहता है वो सेम रहता है। तो पहले हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस D1 निकाल लेते हैं, उसको मैं डी ही कह देता हूँ। ठीक है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो D इज इक्वल टू सेकंड टर्म क्या है 1/b पुट कर दें, फर्स्ट टर्म क्या है 1/a पुट कर दें। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अब इसी तरह से थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये आपके पास कॉमन डिफरेंस D2 आ जाएगा। उस D2 को भी मैं D का नाम दे रहा हूँ। सही है, तो देखिए D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। थर्ड टर्म क्या है 1/c पुट कर दे, माइनस सेकंड टर्म क्या है 1/b। तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को बेटे ऐड कर दें। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, d प्लस डी हो जाएगा, और राइट हैंड साइड जो है ना वो भी इस तरह से आपने ऐड कर देनी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड ये है और इस इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड ये है, दोनों को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ये देखें, क्लियर है यहाँ तक। अब d प्लस डी कितना हो जाएगा 2d हो जाएगा, और यहां से देखें ये 1/b प्लस का है, ये 1/b माइनस का है, ये 1 है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहां से आपके पास प्लस का 1/c है, इसको पहले लिख लें जो प्लस का है, और माइनस का 1/a आगे लिख दें। यही चीज बच गई ना, यहां तक क्लियर। अब बेटे यहाँ पे एलसीएम ले लें, ये 2d एज इट इज, यहाँ पे एलसीएम ले लें, ac आएगा तो c से कैंसिल, तो a बचेगा, a को 1 से मल्टीप्लाई तो a ऊपर आ जाएगा, माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा, सी बचेगा, सी को 1 से मल्टीप्लाई तो ये सी ऊपर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। लें जी, हमें यहाँ से डी निकालना है। उसने यही कहा था ना कि शो दैट द कॉमन डिफरेंस इज, तो अब यहाँ से डी निकाल लें। डी अपनी जगह पे, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये इधर आके डिवाइड हो गया। अब देखें कॉमन डिफरेंस जो आया है वो इस चीज़ के बराबर आ चुका है, और हमें स्टेटमेंट में भी यही कहा गया था कि a माइनस सी ओवर 2ac के बराबर होना चाहिए कॉमन डिफरेंस। तो ये देखें a माइनस सी ओवर 2ac के बराबर आ चुका है, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है इफ ए के एंड ए एम डिनोट्स टू डिफरेंट टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि जो ए के है और ए एम है वो कहता है ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं एपी के, शो दैट इट्स nth टर्म इज ए के प्लस एन माइनस के, यानी कि इस चीज के बराबर है nth टर्म, ये चीज आपने शो करनी है। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहले तो हम ए के लिए ना nth टर्म निकालेंगे, सही है, और इसी तरह से ए एम के लिए भी टर्म निकालेंगे। दो इक्वेशंस बनेगी, उनको प्लस माइनस करके कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और फर्स्ट टर्म निकालेंगे। उसके बाद जैसे ही आप जनरल फार्मूला लगा के पुटिंग करेंगे डी और a1 की, इंशाल्लाह यही चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, nth टर्म निकालनी है ना, जो nth टर्म आए वो ये वाली होनी चाहिए, तो यही हमने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले डी और a1 को निकालने के लिए हम ए के लिए और ए एम के लिए इक्वेशन बनाएंगे। तो ये देखें, फॉर ए के जनरल फार्मूला लगाएं, ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन टर्म क्या है, वही ए के, तो ए के पुट कर दें, फर्स्ट टर्म आ जाएगी a1, एन की जगह क्या लगाएंगे के, तो ये के आ गया, माइनस 1 इंटू डी, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह एम के लिए भी बनाएंगे, तो ये आपके पास जनरल फार्मूला, उसमें आप एन की जगह एम लगा दें, इस एन की जगह भी एम लगा देंगे, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को ऐसे ऊपर नीचे रखें और नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दें, या कह लें इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, बात एक ही है। ठीक है, तो अब बेटा ये देखें, ए के माइनस ए एम इस साइड पे बन गया, ये प्लस का a1 है, ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, यही तो कैंसिल करना था ताकि डी आ जाए ना। तो अब यहां से देखें k माइनस 1 इंटू डी बचा, और ये माइनस का साइन m माइनस 1 इंटू डी बच गया। क्लियर है यहाँ तक। चले जी, ए के माइनस ए एम इज इक्वल टू, भाई इन दोनों में देखें क्या चीज सेम है, d, तो d को कॉमन ले लें, यहां से बचेगा k माइनस 1 और इधर से बचेगा माइनस इंटू एम माइनस 1, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस का m माइनस माइनस प्लस का 1, तो माइनस का m प्लस 1 आ गया, डायरेक्ट कर दिया यहां से। ठीक है ना, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब आ जाए जी, आगे चलते हैं, ए के माइनस ए एम इज इक्वल टू ये डी, अब ये माइनस का 1 प्लस 1 से हो गया कैंसल, तो बचा के माइनस एम, के माइनस एम। क्लियर। अब यहां से डी निकाल लो, तो डी को अपनी जगह पे रहने दो, ये वाली चीज अपनी जगह पे रहेगी, ये जो k माइनस एम है वो इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने जरा सीधा करके लिख दिया, डी को इस साइड पे लिख दिया है, और ये जो सारी चीज थी ए के माइनस ए एम वो इधर लिख दिया है, और ये सारा जो है ना इधर इसके नीचे जाके डिवाइड हो गया, तो ये देखें इसके नीचे आके डिवाइड हो गया। जरा सीधा करके लिख देना है, आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखें ए के
माइनस ए एम अपनी जगह पे, ये के डी अपनी जगह पे, ये सारी चीज़ मल्टीप्लाई और ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगी के माइनस एम। तो डी इस साइड पे लिखा हुआ है तो ज़रा उसको सीधा करके लिख दिया बस, और तो कुछ भी नहीं किया ना। ठीक है यहाँ तक। अब डी आपको मिल चुका है, हमें ए वन फर्स्ट टर्म चाहिए। तो नाउ इक्वेशन वन बिकम्स, अच्छा फर्स्ट टर्म क्यों चाहिए, क्योंकि बेटे जो जनरल फार्मूला हम यूज करेंगे ए एन निकालेंगे ना nth टर्म, तो nth टर्म जो आनी चाहिए वो हमारी वो इसके बराबर आनी चाहिए, इसके बराबर। तो nth टर्म को निकालने के लिए डी और फर्स्ट टर्म हमारे पास होनी चाहिए, वो पुटिंग करेंगे ना। तो इसीलिए डी तो आपको गया है मिल, अब आपको क्या चाहिए ए वन। तो यही डी की वैल्यू आप इक्वेशन वन में पुट कर देंगे तो आपको ए वन मिल जाएगा। तो मैंने लिखा नाउ इक्वेशन वन बिकम्स, मैं इक्वेशन वन को दोबारा लेने लगा हूं, ए के इज इक्वल टू ए वन प्लस के माइनस वन इंटू डी। ये आपके पास इक्वेशन वन है ना, तो यही मैंने इक्वेशन वन दोबारा लिखी यहाँ पे। अब इसमें डी की जगह मैं वैल्यू अभी नहीं पुट करूंगा, बल्कि यहां से मैं ए वन निकाल लेता हूं, आगे जाके पुटिंग करता हूं। तो ये देखें मुझे यहां से ए वन चाहिए ना, तो ए वन को अपनी जगह पे यहां पे रहने दें, मैंने उसको अलग कर दिया। जो ए के है वो भी अपनी जगह पे है, ये देखो जरा सीधा करके लिख रहा हूं। बाकी ये सारी चीज जो है ना ये प्लस की है, तो ए के वाली साइड पे जाके क्या हो जाएगी माइनस। तो ये देखें ए के वाली साइड पे जाके ये माइनस हो गई। ठीक है यहां तक। तो इस तरह से आपको ए वन मिल गया है। अब जरा आगे देखिएगा बेटे, ए वन के बाद आपने यहाँ पे जनरल इक्वेशन यूज करनी है और उसमें जाके आपने डी और ए वन की वैल्यू पुट करनी है। इंशाल्लाह जो चीज़ हमें प्रूव करनी है nth टर्म के लिए वो आपको मिल जाएगी। तो ये देखें बेटे, डी भी आ चुका, ए वन भी आ चुका है। तो जनरल इक्वेशन यूज करें, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमें ए एन ही तो चाहिए nth टर्म, तो ए एन अपनी जगह पे, ए वन की जगह वैल्यू पुट कर दें जो अभी निकाली है। ये देखें ए वन हमारे पास यही आया था ना, मैंने पुटिंग कर दी। आगे प्लस एन माइनस वन इंटू डी अभी रहने दें, अभी डी की वैल्यू पुट ना करें, एंड पे करेंगे। ठीक है, अब सिर्फ ए वन की वैल्यू पुट की है। अब आगे चलें जरा, ए के इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, या कह लें कि इस माइनस को बाहर निकाल लें, बात एक ही है। सही है, तो इस माइनस को बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास माइनस का बन जाएगा, वन क्या है प्लस का बन जाएगा। तो ये देखें प्लस का वन बन गया और के माइनस का बन गया, यहां से माइनस बाहर ले लिया कॉमन। या ये भी कह सकते हैं इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है बेटे। तो वन माइनस के अंदर बच गया और ये आपके पास सामने डी आ गया, प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर है यहां तक? चलें जी, ए के अब यहां पे जरा गौर कीजिएगा, डी इसमें भी है और डी इसमें भी है, तो डी कॉमन ले लें। डी कॉमन आ गया, यहां से बचा वन माइनस के और यहां से बचा एन माइनस वन। ठीक है यहां तक। अब ये माइनस का वन है, ये प्लस का वन है, कैंसिल हो जाएगा। तो ए के प्लस, यहां से देखो क्या बच गया, एन प्लस का है इसको पहले लिखें और के माइनस का है तो इसको बाद में लिखें। तो एन माइनस के बच गया और ये वाला डी मैंने इस साइड पे लिख दिया। क्लियर है यहां तक? अब आप सिर्फ डी की वैल्यू पुट करें और हमारा प्रूफ हो जाएगा। ये देखें ए के अपनी जगह पे, nth टर्म निकालिए ना, nth टर्म इज इक्वल टू ए के प्लस एन माइनस के। आगे इस डी की जगह जो आपने वैल्यू निकाली थी, पिछले पेज में मैं आपको दिखा सकता हूं कि जो आपने डी की वैल्यू निकाली थी वो पुट कर दें। ये देखें ये आपके पास डी आया था, ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम। यही डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम। बस पुट करें, ये आपके पास प्रूफ हो गया। अब जी क्वेश्चन नंबर 20 कहता है इफ a1 a2 a3 अप टू सॉन an आर पॉजिटिव एंड इन AP, ये पॉजिटिव है और AP में लाई कर रहे हैं, प्रूव दैट, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू ये आपके पास राइट हैंड साइड है। तो प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। थोड़ा सा लेंथ ही है लेकिन है आसान। ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, बस सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है सारी, ये देखें मैंने लिख ली। अब यहाँ पे गौर करें, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में वैल्यू आ रही है, तो आप इसको रैशनलाइज कर लें सिंपल। देखें अंडर रूट a1 प्लस है ना, प्लस को माइनस करके वही चीज ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दे और डिवाइड भी कर देंगे। इस तरह यहाँ पे देखें प्लस है तो माइनस करके ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड। फिर बेटे यहाँ पे भी देखें प्लस का साइन है, माइनस करके ऊपर मल्टीप्लाई और उसी के साथ नीचे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जिस तरह रैशनलाइज करते हैं। तो फिर अगले स्टेप में यही काम मैं यहाँ पे करूंगा। ये देखें ये हर एक टर्म के साथ वही काम हुआ पड़ा है। 1 ओवर a1 प्लस अंडर रूट a2 था ना, तो इसी चीज में देखें प्लस का साइन है तो इसको माइनस करके उसी चीज से मल्टीप्लाई भी कर दे और डिवाइड भी कर दें। फिर आगे प्लस, ये आपके पास सेकंड टर्म थी तो इधर देखें प्लस है, माइनस करके मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। फिर प्लस अप टू सॉन चलते जाएं, प्लस आखिरी टर्म ये वाली थी वो लिखी, इधर देखें प्लस है,
माइनस करके मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। ठीक हो गया यहाँ तक। अब जरा ध्यान से सुनिएगा बेटे, ये देखें यहाँ पे 1 से इस सारे को मल्टीप्लाई करें तो यही चीज आएगी ना। तो ये देखें a1 की स्क्वायर रूट माइनस a2 की स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, इधर देखें ये फार्मूला हो रहा है क्लोज। ये आपके पास है a1 की स्क्वायर रूट, ये भी a1 की स्क्वायर रूट, फिर यहाँ प्लस है ये माइनस है, तो a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये भी b मान लें ये भी b मान लें तो b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला क्लोज हो रहा है। तो हम इस सारे को a कह रहे हैं, ये भी a है, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये b है ये भी b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो a1 की स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर बन जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, a2 की स्क्वायर रूट को a2 की स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो a2 स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है ना। ये भी ठीक है, बात एक ही है। तो इस तरह से आपने इसको बना लेना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस, आगे देखें इस 1 के साथ ये चीज मल्टीप्लाई होगी तो यही आ जाएगा डिवाइड बाय, इधर भी देखें ये आपका a है ये भी a है तो a स्क्वायर बन जाएगा, तो a2 की स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a3 की स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर बन जाएगा। यहां तक क्लियर। आगे आ जाए प्लस अप टू सोन चलते जाएं प्लस, इधर आ जाएं इस सारी टर्म को वैल्यू को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज आ जाएगी ऊपर, ये आ गई डिवाइडेड बाय, इधर देखें ये आपका सारा a है ये भी a है तो a स्क्वायर बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये b है ये भी b है तो b का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है बेटे, यहां तक क्लियर है। अब यहां पे देखें ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 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 ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। थोड़ा सा एहतियात के साथ आपने इसको करना है आसान हो जाएगा। अब ऊपर देखें यहाँ पे क्या बच गया, a1 की स्क्वायर रूट माइनस a2 की स्क्वायर रूट, ये आ गया डिवाइड बाय, यहाँ से क्या बचा a1 माइनस a2 तो a1 माइनस a2। क्लियर। इस तरह प्लस आगे ये वाली चीज बच जाएगी, ये आ गई प्लस अप टू सोन प्लस, इधर से क्या बचा स्क्वायर रूट an माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट an डिवाइड बाय, यहाँ पे स्क्वायर रूट स्क्वायर से खत्म हो चुकी है, सिर्फ ये बचा an माइनस 1 और इधर से माइनस an, ये बच गया। क्लियर है जी, यहाँ तक देख लें एक नजर। ठीक है बेटे, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ना मैं एक छोटा सा ट्रिक इस्तेमाल करने वाला हूँ, वो ये कि यहाँ से ऊपर से ना माइनस कॉमन ले लें, बाहर ले लें। अगर मैं यहाँ से ये माइनस बाहर लेता हूँ तो ये वाली टर्म माइनस की बन जाएगी और ये वाली प्लस की बन जाएगी, तो प्लस वाली को पहले लिख देंगे माइनस वाली को बाद में लिख देंगे। तो ये देखें मैंने ऊपर से ना यहाँ माइनस बाहर ले लिया, ये माइनस बाहर आ गया। अब जब जैसे ये माइनस बाहर आएगा तो ये वाली टर्म माइनस की बन जाएगी, a1 की स्क्वायर रूट, तो a1 की स्क्वायर रूट ये देखें माइनस की बन जाएगी, इसको बाद में लिखें। और जो प्लस की बनेगी क्योंकि यहाँ से माइनस बाहर निकल गया ना तो ये प्लस की बन जाएगी, तो जो प्लस किया उसको पहले लिख दें। सही है। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा यही चीज बन जाएगी, इतना तो पता है ना बेटे, डिवाइडेड बाय। इस तरह यहाँ नीचे से भी माइनस बाहर ले लें, जब ये माइनस बाहर आएगा ये देखें तो ये वाली टर्म माइनस की बन जाएगी, ये प्लस की बन जाएगी, तो प्लस वाली को पहले लिख दें माइनस वाली को बाद में लिख दें। क्लियर। प्लस इधर से भी माइनस बाहर ले लें, ये प्लस की टर्म पहले लिख दें, ये माइनस की बन जाएगी बाद में लिख दें। नीचे से भी आप यहाँ से भी माइनस बाहर ले लेंगे तो ये माइनस की बन जाएगी, ये प्लस की बन जाएगी, प्लस वाली पहले माइनस वाली बाद में लिख लें। इधर भी वही काम करना है कि हम ऊपर से भी माइनस बाहर ले लें और नीचे से भी माइनस बाहर आ जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि आगे जो मेरे पास डिफरेंस आने वाला है ना, कॉमन डिफरेंस होता है a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, an माइनस 1, इन सारी टर्म्स का मैंने डिफरेंस निकालना है ना, तो वहां पे ये पुटिंग हो जाएगी, जरा चीजें आसान हो जाएंगी, सिंपल हो जाएंगी, कटिंग हो जाएगी, छोटी सी इक्वेशन बन जाएगी। तो यहां तक क्लियर है बेटे। अब ये देखें ये माइनस माइनस से कैंसिल, ये माइनस माइनस से कैंसिल, ये माइनस माइनस से कैंसिल। अब यहाँ पे जो गिवन कंडीशन थी वो लगाएंगे। हमारे पास गिवन था a1 a2 a3 अप टू सोन an आर इन AP, यही कह रहा था ना शुरू शुरू में, पहली लाइन में ये देखो ये लिखा हुआ है an तक आर इन पॉजिटिव एंड इन AP। तो हमने वही बात लिखी है कि a1 a2 a3 एंड सोन an आर इन AP, ये AP में लाई करते हैं। तो अगर ये AP में लाई करते हैं तो इन वैल्यूज का या इन टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो तो सेम रहेगा AP के लिए। तो बस फिर वही कंडीशन यहाँ पे लगाने लगा हूं कि कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू a2 माइनस a1 बराबर होगा a3 माइनस a2 बराबर होगा an माइनस 1। देखे ना 3 के बाद पिछली टर्म लेते हैं
तो ए एन आखिरी टर्म है तो उससे पिछली टर्म क्या होगी, ए एन माइनस वन। ये जहन में रखिएगा। इधर देखो ए टू के बाद माइनस पहली टर्म यानी कि टू से पीछे वाली टर्म, इधर ए थ्री है तो उससे पीछे वाली टर्म। तो अगर यहाँ पे ए एन है तो ए एन से पीछे वाली टर्म क्या होगी, ए एन माइनस वन। क्लियर है। तो फिर इन सारियों का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा, इसीलिए इनको हम नाम दे रहे हैं डी का। क्लियर है, ये बात याद हो गई। अब बेटे देखें इसमें पुटिंग करते हैं। पुटिंग करने लगा हूं बेटे, ए टू की स्क्वायर रूट माइनस ए वन की स्क्वायर रूट एज इट इज लिखा। नीचे देखें क्या बचा है, ए टू माइनस ए वन। तो ए टू माइनस ए वन किसके बराबर है, डी के बराबर है। यहां डी पुट कर दें। आगे चलें, प्लस ये प्लस ऊपर वाली चीज स्क्वायर रूट में वैसे रहने दें। नीचे देखें ए थ्री माइनस ए टू है तो ए थ्री माइनस ए टू भी क्या है, डी के बराबर, तो डी पुट कर दें। प्लस अप टू सॉन प्लस ऊपर देखें स्क्वायर रूट ए एन माइनस स्क्वायर रूट ए एन माइनस वन, वैसे का वैसे लिखें। नीचे देखो ए एन माइनस ए एन माइनस वन है तो ये चीज किसके बराबर है, ये सारी ये तो है डी के बराबर, तो डी पुट कर दें। क्लियर है यहां तक, बस यही आखिरी स्टेप था, थोड़ा मुश्किल। ये क्लियर हो गया तो बस आगे तो फिर कटिंग हो जानी है। ले जी, उसके बाद आगे देखें बेटे, यहां सारों में डी कॉमन है तो वन ओवर डी बाहर निकाल है। सारों में वन ओवर डी वन ओवर डी वन ओवर डी है ना, तो वन ओवर डी कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अंदर यहां से बचेगी ये वाली वैल्यू स्क्वायर रूट ए टू माइनस ए वन की स्क्वायर रूट, इधर से बचेगी ए थ्री की स्क्वायर रूट माइनस ए टू की स्क्वायर रूट प्लस अप टू सोन चलते जाए। इधर से बचा ए एन की स्क्वायर रूट माइनस ए एन माइनस वन की स्क्वायर रूट। अब यहां पे गौर कीजिएगा, देखें ये प्लस का ए टू की स्क्वायर रूट है, ये माइनस का ए टू की स्क्वायर रूट है, ये हो जाएगा कैंसल। ठीक, इसी तरह बेटे आपके पास ये प्लस का ए थ्री की स्क्वायर रूट है। इन टर्म्स, क्योंकि बीच में तो टर्म्स होंगी ना, तो बीच में आपके पास इसके बाद माइनस ए थ्री स्क्वायर रूट भी आएगा। तो वो जो माइनस का ए थ्री की स्क्वायर रूट होगा, माइनस ए थ्री की स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, होगा, पक्की बात है, वो यहां पे माइनस वाला आएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आगे देखें, इस तरह चलते चलते जब अंडर रूट ए एन तक पहुंचेंगे, उसके बाद माइनस स्क्वायर रूट ए एन माइनस वन है तो इसकी प्लस वाली टर्म भी होगी, तो इसकी प्लस वाली टर्म यहां बीच में होगी, तो वो प्लस वाली इस माइनस से हो जाएगी कैंसिल, इसको भी उड़ा दें। तो बस सिर्फ आपके पास बचेगा माइनस स्क्वायर रूट ए वन और इधर से बचेगा सिर्फ प्लस का स्क्वायर रूट ए एन। सिर्फ ये दो वैल्यूज बच जाएंगी, बाकी सारी कैंसिल हो जाएंगी जब आप इसके बीच वाली सारी टर्म्स लिखते हैं। तो इसमें याद रख ले, बस सिर्फ ये दो टर्म्स बच जाएंगी। ये देखें जी, ये आपके पास वही वन ओवर डी है जो बाहर कॉमन लिया था, और अंदर आपके पास बचा था माइनस का ए वन स्क्वायर रूट और प्लस का स्क्वायर रूट ए एन। ठीक है, ये चीज बच गई थी। अब मैंने प्लस वाली को यहां पे पहले लिख दिया और माइनस वाली को बाद में लिख दिया। क्लियर है यहां तक। एज वी नो दैट, हम जनरल फार्मूला जानते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अब यहां से डी निकाल लें, तो ये देखें ए वन इधर प्लस का है, इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो ए एन माइनस ए वन, ये जो एन माइनस वन डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से डी आपको मिल जाएगा, ये डी निकल आया। सही है। अब बेटे आप यहां पे देखें, हम पुटिंग करने लगे हैं कि ये जो इक्वेशन है इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन ए का। इसी इक्वेशन में डी की वैल्यू पुट कर देंगे ना, इसको कह रहा हूं इक्वेशन ए। ठीक है, तो यहाँ पे डी की वैल्यू पुट करनी है हमने, ये डी आ चुका है ना, ये डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो ये यहाँ पुट करने लगा इक्वेशन ए में। तो वन ओवर डी है, तो वन ओवर डी की जगह ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। आगे आपके पास क्या था, स्क्वायर रूट ए एन माइनस स्क्वायर रूट ए वन। क्लियर है ये स्टेप। उसके बाद बेटे अब देखिएगा, ये जो एन माइनस वन है नीचे, ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एन माइनस वन बन जाएगा, डिवाइड बाई ए एन माइनस ए वन। अब ये जो चीज़ है ना, इसको मैंने लिखा, अब इसको जिस तरह से रैशनलाइज करते हैं वैसे ही करते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ प्लस करके ना, प्लस का साइन उससे मल्टीप्लाई भी कर दें और उसी वैल्यू के साथ डिवाइड भी कर दें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करना है, प्लस करके उसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। अब देखें ये कितना आसान हो जाएगा। ये एन माइनस वन ओवर ए एन माइनस ए वन अपनी जगह पे, इसको इससे मल्टीप्लाई करें जी, ये तो फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ये देखें ना, ये ए है, ये बी मान लें, तो ए को ए से करेंगे, ये देखें ये भी ए है ना, तो ए को ए से तो ए का स्क्वायर, तो ये देखें ए का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये बी मान लें, ये भी बी है, सेम वैल्यू है ना, तो बी का स्क्वायर, तो ये देखें बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय,
ये जो चीज़ बची है इसको वैसे लिख दें, ए एन की स्क्वायर रूट प्लस ए वन की स्क्वायर रूट। क्लियर है यहाँ तक? अगला स्टेप करते हैं जी, एन माइनस वन डिवाइड बाई ए एन माइनस ए वन। अपनी जगह पे ये सारी चीज़, इधर से देखें ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, ऊपर बच गया ए एन माइनस ए वन, और डिवाइड बाय जो चीज़ है वही सेम लिख दें। यहाँ तक क्लियर है बेटे? अब देखो ए एन माइनस ए वन, इधर भी ए एन माइनस ए वन, तो ये चीज़ इससे हो जाएगी कैंसल। तो ऊपर बच गया एन माइनस वन और नीचे आपके पास बच गया स्क्वायर रूट ए वन प्लस स्क्वायर रूट ए एन। तो ये चीज़ बच गई है, यही देखें आपने प्रूफ करनी थी, तो ये आपके पास प्रूफ हो गया। तो आपके पास ये राइट हैंड साइड है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई है, तो प्रूफ हो गया। लिख दे हिंस प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इंटू वन इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, यानी कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है? इक्वल है। शो दैट ए बी सी आर इन एपी। एपी के लिए आपको पता है कि टर्म्स के बिटवीन जो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। तो अब यहाँ पे आपने पहले इस कंडीशन को पकड़ना है कि भाई इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है? इक्वल। तो आपको पता है कि इफ द रूट्स आर इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। ये आप क्लास 10th में पढ़ के आ रहे हैं, तो वही कंडीशन यहाँ पे पुट कर दें कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि रूट्स इक्वल है। तो अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला भी आपको याद होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac से स्मॉल लेटर भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैंने स्मॉल लेटर इसीलिए यूज नहीं किए ताकि आप यहाँ पे मिक्सअप ना कर बैठे ना। स्मॉल लेटर में यहाँ पे आपके पास इक्वेशन दी गई है, तो आप यहाँ पे कैपिटल लेटर यूज कर लें। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है, वो लिखें इज इक्वल टू 0 है तो 0 कर दें। अब बेटे यहाँ पे b क्या है? b आपके पास ये टर्म है, ये आपके पास b है x के साथ वाली, और इधर आपके पास ये a है, इस तरह ये आपके पास c है। तो पुटिंग करें जी, b की जगह लगाए c माइनस ए, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 a आपके पास क्या है? x स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू b माइनस सी, तो b माइनस सी पुट कर दें। आगे c आपके पास यहाँ पे देखें a माइनस बी, तो a माइनस बी पुट कर दें इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है? बस हो गया भी। अब देखें बेटे यहाँ पे a माइनस बी होल का स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है, ये a मान लें ये b मान लें, तो a माइनस बी होल का स्क्वायर आ गया। तो होल स्क्वायर वाला फार्मूला आपको याद है ना? ये देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, a माइनस बी होल का स्क्वायर अगर आ जाए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है। बस फिर यहाँ पे ओपन करें, a हमारा c है तो c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ac, ये माइनस का 4। अब यहाँ पे देखें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, b को a के साथ मल्टीप्लाई करें, a b आ जाएगा, तरतीब से लिखे ना a b। उसके बाद इसी b को इस b से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, b को b से तो b स्क्वायर, यानी कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया फिर इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई किया। सही है? आगे देखें, अब इसकी बारी है माइनस सी की। माइनस सी को पहले a के साथ करेंगे तो माइनस का ac आएगा, फिर इसी माइनस सी को माइनस b से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस bc बन जाएगा इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड पे 0 चलता आ रहा है, ठीक है यहाँ तक? अब जरा गौर कीजिएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, इस 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 4 को, ये बन जाएगा पहला माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस 4b का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 4ac, ये प्लस माइनस माइनस 4 को bc के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 4bc इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा यहाँ तक? आगे चलते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं तरतीब जरा सेट करने लगा हूं। ये ए स्क्वायर पहले लिखूंगा, ये ए स्क्वायर आ गया। अब उसके बाद बेटे ये जो 4b स्क्वायर मैंने लिखा है, ये देखें ये 4b स्क्वायर ये रहा, इसको पहले दूसरे नंबर पे लिख दें। ठीक है, जरा तरतीब सेट करने लगा ताकि फार्मूला क्लोज हो जाए। तो ए स्क्वायर पहले लिखा, ये आ गया, इधर से 4b स्क्वायर ये आ गया, उसके बाद इस सी स्क्वायर को लिख रहा हूं, ये आ गया। उसके बाद मैं बेटे माइनस 4ab ये वाली चीज, ये देखें इसको लिखा है। ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हैं ना, जरा तरतीब सेट करने लगा हूं। उसके बाद माइनस 4bc ये रहा, इसको लिखा है। उसके बाद प्लस 2ac, अब देखें ना ये दो बच गई है, ये माइनस का 2ac है, ये प्लस का 4ac है, तो 2ac बच गया ना प्लस का। देखें ना हम, प्लस 4ac माइनस 2ac, तो भाई प्लस का 2ac बचेगा ना, तो प्लस का 2ac बच गया इज इक्वल टू 0। देखिए सारी टर्म्स मैंने जरा तरतीब से लिख दी है। ठीक है, तरतीब से लिखने का फायदा ये हुआ है कि यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा। तो बेटे ये देखिएगा अब जरा, ए स्क्वायर प्लस
इस 4b² को मैं ऐसे लिख सकता हूं, -2b होल का स्क्वायर लिख सकता हूं। देखे ना, ये स्क्वायर है ऊपर, तो स्क्वायर इस माइनस को उड़ा देगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और b के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो 4b² नहीं बन जाएगा। तो इस 4b² को मैंने ऐसे लिख दिया, बिल्कुल लिख सकता हूं, माइनस स्क्वायर से उड़ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, b के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। इधर c² एज इट इज। अब इधर देखो, इसको मैंने कैसे लिखा है, -4ab को इसको मैंने लिखा है +2 × a × -2b। करें जरा मल्टीप्लाई, वही चीज बनती है। 2 को -2 से करेंगे, प्लस माइनस -2 टू द 4, माइनस का 4, ए बी साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का 4ab बन गया। उसके बाद ये जो -4bc है, इसको मैंने ऐसे लिखा है, ये इस तरह से, ये देखें, +2 × -2b × c। करें जी मल्टीप्लाई, यही चीज बनती है, प्लस माइनस -2 टू द 4, 4bc, तो माइनस का 4bc बन गया ना। तो इस -4bc को मैंने ऐसे लिख दिया। उसके बाद देखें, +2ac है, इसको ca पढ़ें या ac पढ़ें, बात एक ही है, मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हैं। तो 2ca, तो ये देखें 2ca इज इक्वल टू 0। जब ऐसा आप इनको लिख लेना, तो आपको 10th वाला एक फार्मूला याद होगा कि a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca इज इक्वल टू 0। याद है कि नहीं है? तो ये देखें, ये फार्मूला बन रहा है, a² + b², ये a है ये b है, इस सारे को b मान लें, इस सारे को b मान लें, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा इस तरह से, a + b + c होल का स्क्वायर। जब इसको खोलेंगे तो सारी यही चीज दोबारा बन जाएगी। तो इसीलिए मैंने सारी चीज को इस तरह से क्लोज कर देना, ये आप 10th में करके आए हैं। और राइट हैंड साइड पे क्या चलता आ रहा है, 0, तो ये 0 आ गया। अब बेटे आप क्या करें, यहां पे स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहां से बच्चा a + माइनस a - 2b + c इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 की स्क्वायर रूट 0 ही होती है। अब यहां से जो -2b है, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो a + c इज इक्वल टू 2b, ये 2b माइनस का है, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, तो ये चीज बन गई। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन बता रही है कि वाकई जो ए बी सी था वो एपी में लाई करता है। यही उसने कहा था ना कि शो दैट ए बी सी आर इन एपी। तो बस प्रूफ हो गया। सर जी ये आपने रिजल्ट निकाला है, प्रूफ कैसे हो गया? तो बेटे ये देखें, आपको पता है एपी के लिए हमने बात की थी कि भाई डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। तो मैं यहां पे चेक करवा देता हूं, ये हमारे पास ए बी सी गिवन है ना, तो यहां पे कॉमन डिफरेंस निकालें, सेम रहेगा, तो d1 इज इक्वल टू d2 कर दें। ठीक है, अब d1 क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म b है, b पुट करें, फर्स्ट टर्म a है, a पुट कर दें, इज इक्वल टू d2 क्या होगा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है c, सेकंड टर्म क्या है b, तो c माइनस b। अब देखें b ये अपनी जगह पे, ये माइनस का b है, इस साइड पे आके प्लस हो गया, और ये a माइनस का है, c वाली साइड पे आके प्लस हो जाएगा। अब b + b कितना हो जाएगा, 2b, इधर से बच गया a + c। तो देखें 2b इज इक्वल टू ए सी आ रहा है। तो ये इक्वेशन तो हम यहां पे देखो गौर करें, प्रूफ कर चुके हैं कि 2b इज इक्वल टू a + c। तो ये देखें जब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इक्वेशन दोनों सेम आ गई ना, तो जब कॉमन डिफरेंस सेम हो तो इसका मतलब वो चीजें आपकी सीक्वेंस में लाई करती हैं, एपी वाले, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो लाई करेंगे। तो लिहाजा ए बी सी को यूज करते हुए जब हमने कॉमन डिफरेंस निकाला तो वो आया 2b इज इक्वल टू a + c, जो कि ऑलरेडी हम इक्वेशन प्रूव कर चुके हैं। तो यहां से साबित हो गया कि ए बी सी जो है वो एपी में हैं। तो यहां पे लिख दें हेंस ए बी सी आर इन एपी। तो यही हमने प्रूव करना था, प्रूफ हो गया। अब जी क्वेश्चन नंबर 22 कहता है इफ द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल आर इन एपी, कहता है अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स जो है वो एपी में है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। तो उन साइड्स की आपने रेशो फाइंड आउट करनी है। तो आसान है, जरा समझने वाला है। थोड़ा सा पहले डायग्राम को देखिएगा बेटे, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब कि उस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा हो। तो ये हमने ट्राइंगल ड्रॉ की ए बी सी, तो इसमें देखें यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब 90 के सामने बिल्कुल क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। तो ये आपका हाइपोटेन्यूस आ गया, और इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, और ये आपके पास क्या है, बेस है। ठीक है, तो हमने इसी राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड्स है ना, इन साइड्स की रेशो फाइंड आउट करनी है, ये ध्यान में रखिएगा।
तो अब हम लेट कर लेते हैं इनकी साइड्स को, वो आप नंबर भी मेंशन कर सकते हैं, जो मर्जी आप नंबर लिखना चाहें लिख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन वो नंबर से मुश्किल हो जाता है। मैं जो यहाँ पे साइड्स कंसीडर करूंगा उससे ज़रा आसान हो जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो पहली साइड आप कंसीडर कर लें ए। तो लेट करें जी इस राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड का नाम क्या है ए। मान लो कि ये वाली जो साइड है इसका नाम है ए। अब इसी ए के अंदर डी को आप ऐड कर दें। ठीक है, डी भी आपके पास कोई नंबर हो सकता है, वैल्यू हो सकती है ना। तो इसी ए के अंदर मैंने डी को ऐड कर दिया, तो ये बड़ी वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि ए में कुछ ना कुछ हमने ऐड किया है। ठीक है, इसी ए में से एक डी माइनस कर दें, तो देखें ए माइनस डी करेंगे तो इस ए से ये छोटी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये थ्री साइड्स आ जाएंगी, ए माइनस डी, ए प्लस डी। अब याद रखिएगा राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। तो इन थ्री वैल्यूज में से देखें कौन सी बड़ी वैल्यू है। ए के अंदर जब कुछ ना कुछ आप ऐड करोगे तो इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है, तो इसका मतलब ये पक्की बात है आपका हाइपोटेन्यूस होना चाहिए। तो यही आपका हाइपोटेन्यूस होगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये देखो ए प्लस डी बड़ा है ए से, और ए जो है वो बड़ा है ए माइनस डी से। तो जो बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। तो यहाँ से याद रखिएगा कि ए प्लस डी जो है वो हाइपोटेन्यूस है। तो नीचे लिख दें ए प्लस डी जो है वो आपका हाइपोटेन्यूस है। और उसके बाद आपकी मर्जी है, चाहे इसको परपेंडिकुलर कहे चाहे इसको परपेंडिकुलर कहे। इसको अगर कहते हो परपेंडिकुलर तो ये बेस बन जाएगी। तो वही मैंने यहाँ पे देखें ए को मैंने परपेंडिकुलर कह दिया है, और उसके बाद ए माइनस डी को मैंने बेस बना दिया। ठीक है, अब आपके पास हाइपोटेन्यूस भी है, परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है। सही है, अब आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लें और साइड्स की रेशो निकाल लें। तो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस क्या है, ए प्लस डी पुट कर दें, परपेंडिकुलर ए ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर ही आएगा, बेस क्या है ए माइनस डी पुटिंग कर दें। अब आप देखें कि यह फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी होल का स्क्वायर। तो इसको ओपन करें, ए का स्क्वायर प्लस बी, बी आपका डी है ना, तो जो कुछ यहाँ पे है मैं तो जनरल फार्मूला बता रहा हूँ ना, ए प्लस बी होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो कुछ हो वही आपका बी होगा। तो ए का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस 2ad, फार्मूला ओपन हो गया यहाँ तक। इधर ए का स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे भी फार्मूला है ए माइनस बी होल का स्क्वायर। अब बी की जगह यहाँ पे देखो हमारा डी है, तो बस फिर यही चलेगा, ए का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर माइनस 2ad। तो ये भी फार्मूला माइनस वाला ओपन हो गया। अब बेटे यहाँ पे देखिएगा, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपके पास ए स्क्वायर है, इस साइड पे भी ए स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा, यहीं पे उड़ा दें। जब इक्वेशन की दोनों साइड पे सेम टर्म्स आ जाए तो वो आपके पास कैंसिल आउट हो जाती हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ यहाँ पे देखें कि ये आपके पास क्या है जी, चले ये 2ad प्लस का है, इधर माइनस का है, लिहाजा ये कैंसिल आउट नहीं होगा। हाँ, इधर डी स्क्वायर भी प्लस का है, इधर भी डी स्क्वायर प्लस का है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2ad अपनी जगह पे, ये 2ad माइनस का है, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, और इस साइड पे देखो सिर्फ आपके पास ए स्क्वायर बच गया, तो ये ए स्क्वायर आ गया। क्लियर है यहाँ तक? गौर से देख लें बेटे एक दफा। ठीक है, अब 2ad प्लस 2ad 4ad हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां से आप देखें कि एक ए से कैंसिल हो जाएगा, यहां से एक ए अभी बच गया है, तो जो एक बच गया है वो ये ए आ गया, और इधर से देखें 4d बच गया। दोबारा सुने, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, तो यहां से एक ए से कट जाएगा, एक ए यहां से बच जाएगा, तो जो बचा है वो ये आ गया, और इधर से 4d आ गया। अब यहां से d निकाल लो, तो d अपनी जगह पे, ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, a के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमें d मिल गया है। अब d क्यों निकाला है भाई, हमने तो साइड्स की रेशो निकालनी है, तो अभी निकल आएंगे। d आपके पास आ गया है। अब जो हमने साइड्स कंसीडर की थी वो बारी बारी लेते जाएं और उसमें d की वैल्यू पुट करते जाएं, रेशो आपके पास आ जाएगी इंशाल्लाह। ये देखें जी, हमारे पास सबसे छोटी जो साइड है वो है a माइनस डी, जिसको हमने बेस का नाम दिया। तो a माइनस डी लिया, a अपनी जगह पे, d की जगह वैल्यू पुट कर दें, a ओवर 4 आया है हमारा, d यही आया है ना बेटे, d इज इक्वल टू a ओवर 4 हमारा आया है। तो d की जगह a ओवर 4 पुट कर दें, एलसीएम ले 4 आएगा, यही 4 ऊपर जाके a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4a माइनस a। ठीक है, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को a से मल्टीप्लाई तो a आएगा, इतना तो पता चलता है ना बेटे। तो 4a माइनस a कितना बचेगा, 3a। तो 3a ओवर 4 ये आपके पास एक साइड आ गई। अब आगे चलते हैं, a प्लस डी हमने कंसीडर किया था, ये देखें a प्लस डी, ये देख सकते हैं। तो a प्लस डी की जगह पुटिंग करें a बाय 4, तो एलसीएम ले 4 आएगा, ऊपर आपके पास 4 जाके a से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस a, तो 4a प्लस a कितना हो जाएगा, 5a। तो आपके पास ये आ जाएगा जी 4a प्लस a, 5a बन गया, 5a ओवर 4।
ये आपके पास दूसरी साइड आ गई। उसके बाद बेटे आपको पता है कि हमने a प्लस डी, a माइनस डी और a, ये 3 साइड्स कंसीडर की थी ना, यहाँ पे देखें ये रही, तो a तो a ही रहेगा, ठीक है, इसमें तो d है ही नहीं, तो बस फिर a को a ही रहने दें। ये a आ गया, ये हमने a माइनस डी की वैल्यू पुट कर दी। रेशो, रेशो का मतलब ये डॉट्स हैं, जैसे होता है ना a रेशो b, तो उसको लिखते हैं a इस तरह से डॉट दो, तो ये a रेशो b का मतलब है। तो ये देखें a माइनस डी का आंसर ये आया है, ये लिखें रेशो a रेशो a प्लस डी का आंसर ये आया है, तो ये रेशो बन गई है। अब आपको तो यहाँ पे चाहिए कोई नंबर, यानी कि उन साइड्स की वैल्यूज चाहिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जुगाड़ी तरीका इस्तेमाल करेंगे कि किसी तरीके से ये a और 4 कैंसिल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हर एक के साथ हम 4 ओवर a से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखें इस वैल्यू के साथ हम 4 ओवर a से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ भी 4 ओवर a से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 4 ओवर a से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखें इससे होगा ये कि 4 4 से कैंसिल, a से कैंसिल 3 बच गया, यहाँ से a से कैंसिल 4 बच गया, यहाँ से a से कैंसिल 4 4 से कैंसिल 5 बच गया। तो अब देखो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स की रेशो थी वो आ चुकी है 3:4:5, यही आपके पास आंसर है। अब लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो क्या है 4, ये देखें ना बीच में परपेंडिकुलर आ रहा है, और जो हाइपोटेनस है आपके पास वो a माइनस डी वाली की वजह से था तो वो 3 आ गया, तो ये आ गया 3 और ये आपके पास आ गया 5। तो इस तरह आप राइट ट्राइंगल में जाके ये वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक छोड़ दें तो बस बहुत है, ये आपके पास रेशियो आ गई। ले जी अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। कहता है इफ द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n, एक प्रोग्रेशन की जो nth टर्म है वो एक लीनियर एक्सप्रेशन है, देन प्रूव दैट दिस प्रोग्रेशन इज एन एपी, आपने प्रूव करना है कि वो जो प्रोग्रेशन है वो एपी में लाई करता है। तो बहुत ही आसान है बेटे, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है कि प्रोग्रेशन की जो nth टर्म है वो एक लीनियर एक्सप्रेशन है, तो मैंने इस nth टर्म को लिख दिया ए एन, तो ये एक क्या है लीनियर एक्सप्रेशन, तो ये देखें ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है ए एन प्लस बी, इसमें पावर क्या आ रही है 1, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमने लिख दिया कि nth टर्म जो है उसको हम ए एन कह रहे हैं और वो एक लीनियर एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे n आपके पास क्या होगा 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो बस फिर आपके पास यहाँ पे a1 a2 a3 a4 अप टू सो ऑन ये वैल्यूज होनी चाहिए। तो अब पहले n की जगह 1 पुट कर दें, तो इस इक्वेशन में देखें n की जगह 1 पुट किया, इधर n है तो 1 पुट कर दें, तो a प्लस बी, तो a1 आपको मिल गया a प्लस बी। अब a2 निकालें, तो नेक्स्ट नंबर 2 है ना, तो n की जगह 2 पुट कर दें, तो 2 पुट किया, इधर n है तो 2 पुट किया, तो 2a प्लस बी, ये आपके पास a2 आ गया। इसी तरह से a3 निकालेंगे, तो इसमें n की जगह 3 लगाएं और इधर n की जगह 3 लगा दें, 3a प्लस बी, ये आपके पास a3 आ गया। इसी तरह 4 वाले भी निकाल सकते हैं, 5 वाले भी निकाल सकते हैं। अब हम ये बात जानते हैं क्योंकि उसने कहा था ना कि प्रोग्रेशन इन एपी ये शो करना है, प्रूफ करना है, तो हम जानते हैं कि एपी के लिए कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम रहता है हमेशा, तो वही कंडीशन लगाएं प्रूफ हो जाएगा। एज वी नो दैट कॉमन डिफरेंस इन एपी इज सेम, ये बात जानते हो ना बेटे, तो d1 इज इक्वल टू d2। अब d1 क्या होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, d2 क्या होगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या है a2, a2 आपने अभी निकाला है 2a प्लस बी, पुट कर दें 2a प्लस बी, माइनस a1, a1 आपके पास क्या है a प्लस बी पुट कर दें, a3 आपने निकाला है 3a प्लस बी पुट कर दें, माइनस a2 आपके पास है 2a प्लस बी पुट कर दें। सही है जी। अब बेटे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें 2a प्लस बी एज इट इज, ये माइनस का a बन जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का b इज इक्वल टू 3a प्लस बी, इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस का 2a बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस का b बन जाएगा। अब देखें ये प्लस का b है, ये माइनस का b कैंसिल हो जाएगा, इधर प्लस का b माइनस b से कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो आपके पास क्या बच गया 2a माइनस a, कितना बच जाएगा a बच जाएगा। इधर देखो 3a माइनस 2a, कितना बच जाएगा a बच जाएगा। अब देखें दोनों साइड्स पे a आ गया ना, तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि एपी में जो डिफरेंस रहता है वो सेम रहता है, तो हमने वही कंडीशन लगाई d1 इज इक्वल टू d2, तो हमने देखा कि दोनों साइड्स पे आंसर क्या आ गया इक्वल आ गया। तो प्रूफ हो गया कि जो nth टर्म है इस लीनियर एक्सप्रेशन की उसमें आपका जो प्रोग्रेशन है वो एपी में लाई करता है।
तो एंड पे आप लिख देंगे सो ए एन इज इक्वल टू, ये जो हमने कंसिडर किया था nth टर्म का, ये जो आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन है वो AP में लाइक करता है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये आपका प्रूफ हो जाएगा और एक्सरसाइज एंड हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको हर एक क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।